हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। आज हम आपके सामने माध्यम एवं प्रविधियां चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का। तो तैल चित्रण के लिए कैनवास से भी तैल चित्रण होता है, कास्ट फलक पे, बोर्ड पे, सभी पर। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी पर तैल चित्रण किया जा सकता है। तो तैल चित्रण में भिन्न भिन्न आधार का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन से? कैनवास, कास्ट फलक और बोर्ड, सभी पर। अब तैल रंग का प्रयोग शुरू कब हुआ? तो तैल रंग का प्रयोग 15वीं या 16वीं सदी में। वैसे तो ये 15वीं सदी में हुआ था, लेकिन कभी कभी 16वीं सदी लिखा रहता है, तो इसलिए 15वीं 16वीं, मेन 15वीं सदी में आइक बंधु जॉन वान आइक और ह्यूबर्ट आन वान आइक ने, दो भाई थे, दोनों ने कहा किया था नीदरलैंड, हॉलैंड में। तैल चित्रण का सबसे प्रयुक्त धरातल क्या होता है? तो कैनवास होता है। यह आधुनिक माध्यम भी है। तैल माध्यम कैसा माध्यम है? तो यह आधुनिक माध्यम है। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम आधुनिक माध्यम है? तैल रहे और जल रहे, टेम्परा रहे, तो यहाँ पे आधुनिक माध्यम कौन सा होगा? तैल माध्यम। तैल का प्रयोग भारत में किसने शुरू किया था? तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले अपनी पेंटिंग में तैल का प्रयोग शुरू किया था। तैल चित्रण के लिए रेम्ब्रा, रूबेंस, टीशिया को बेजोड़ माना जाता है। वेस्टर्न आर्ट में रेम्ब्रा, रूबेंस और टीशिया, इन लोगों ने तैल चित्रण में बहुत अच्छा वर्क किया है। तैल रंग में पोर्ट्रेट का समावेश अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। जो एक्रेलिक रंग से चित्र बनते हैं उस पर क्या लगाने की आवश्यकता होती है? वार्निश, गोंद, फेविकोल, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। तो एक्रेलिक रंगों में जो चित्र बनते हैं, एक्रेलिक रंगों में चित्रों में पॉलीमर, इमल्सन, मैट की आवश्यकता होती है। अब याद रखिए कि एक्रेलिक रंगों में, ये लाइन याद कर लीजिए कि एक्रेलिक रंगों में पॉलीमर, इमल्सन और मैट की आवश्यकता होती है। गोंद, वर्निश और फेविकोल की नहीं होती है। अब एक्रेलिक रंग की खोज कब हुई थी? 19 सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। कौन? संडे पेंटर्स ने किया था, जिसे हिंदी में रविवासीय कलाकार भी कहा जाता है। एक्रेलिक रंग पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होते हैं। यह आधुनिक माध्यम है, या भी आधुनिक माध्यम माना जाता है। वो 19वीं शताब्दी का माध्यम है, तो आधुनिक ही माना जाएगा। और यह जल्दी, बहुत जल्दी सूख जाता है। भारत में इसकी खोज किसने की थी? इसकी शुरुआत सतीश गुजराल ने की थी भारत में। एक्रेलिक का प्रयोग जल रंग व तैल रंग दोनों में किया जाता है। एक्रेलिक का प्रयोग किसमें? जल रंग में और तेल रंग दोनों में किया जा सकता है। एक्रेलिक में सबसे आम पेंट जिनका उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। एक्रेलिक रंग वाटर कलर के रूप में, वॉश के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये एक्रेलिक की विशेषताएं याद कर लीजिएगा। कौन से वर्ष में पहली फर्स्ट ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो 1662 ईस्वी में। पहली ग्रेफाइट पेंसिल 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी थी। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में फेबर ने किया था। पहली पेंसिल का जो आविष्कार हुआ था 1662 में इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद जब पेंसिल का आविष्कार हो चुका था, तो पेंसिल को बनाने के लिए कारखाना, कंपनी की स्थापना करने की नीड हुई। तो वो उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। कहाँ पे? उसी इंग्लैंड में। किसने की थी? फेबर नाम के व्यक्ति ने की थी। अब उसके बाद है, पहली पेंसिल के बाद दूसरी पेंसिल आती है आधुनिक पेंसिल। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार 1795 में किसने? निकोलस जैक कोंटे। ऑप्शन में कोंटे या कांटे ज्यादा रहता है, तो इनका पूरा नाम था निकोलस जैक कोंटे ने किया था, जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना के सेवारत वैज्ञानिक थे। पेंसिल एक पुराना शब्द है, जिसे लैटिन भाषा में, लैटिन शब्द कौन सी? पेनासिलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटी पूंछ। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े पैमाने पर 1760 ईस्वी में न्यूरम्बर्ग, जर्मनी में फेबर परिवार ने किया था। ये पेंसिल की विशेषता है, इसको भी याद कर लीजिए। तैल चित्रण के लिए हो तैल चित्रण में तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश, तैल चित्रण में कौन से ब्रश का प्रयोग होता है? तो ब्रिशल ब्रश और सेबल ब्रश, दोनों ब्रशों का प्रयोग किसमें होता है? तैल चित्रण में होता है। तो याद रखिए, ब्रिशल और सेबल दो ब्रश होते हैं जिनका तैल चित्रण में प्रयोग होता है। तैल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी में वॉन आइक बंधुओं ने किया था। अब आइक बंधु का मतलब दो भाई थे, जॉन वान आइक और ह्यूबर्ट वान आइक, जिसमें मेन काम जॉन वान आइक का था। तो इसीलिए जब दोनों का नाम पूछा जाता है तो आइक बंधु होता है। तो 15वीं शताब्दी में आइक बंधु ने किया था। तैल माध्यम अन्य माध्यमों को से सरल होता है और अपारदर्शी। याद रखना, तैल माध्यम क्या होता है? पूछ रहे निम्नलिखित में से तैल रंग होता है अपारदर्शी, पारदर्शी, तो ये अपारदर्शी होता है। तैल चित्र के लिए निम्न ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? बीसल ब्रश और सेबल ब्रश का। भारत में तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया था। लंबे हैंडल तथा कड़े श्वेत बालों वाली चपटी तुलिका, जो आगे से ऐसे चपटी तुलिका होती है, अच्छा कार्य करता है। जो शुकर शुकर मतलब सुअर के बालों का, बालों से बनाई जाती थी। किंचित गोल किनारों वाली, जो आगे से गोल होती है, ऐसे गोल किनारों वाली, नोक वाली, ऐसे कुछ में नोक बनी होती है, नोक वाली तुलिकाएं भी मिलती हैं। पतले रंगों से कोमल मिश्रण मुक्त कार्य के लिए सेबिल नामक मृग के बालों से बनी तुलिकाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से जल रंग का जब हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं?
तो दो प्रकार होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के दो प्रकार होते हैं। जल रंग को पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। जल रंग से कार्य करने का प्रचलन बहुत पुराना है। आजकल जल रंग के कई आकार में उपलब्ध है। कभी ये चौकोर टुकड़े में, कभी ये ट्यूब में तैयार कर, कभी शीशों में मिलते हैं। प्रायः जल रंग क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है और पहली बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था कि पैलेट का प्रयोग किसमें होता है? चित्रकला, डिजाइन, मूर्तिकला, चित्रकला, टेक्सटाइल। तो चित्रकला में जब हम चित्र बनाएंगे तो जो कलर को जो हम जिस बर्तन में लेते हैं उसी को पैलेट कहते हैं। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है। रंगों की महोगनी की लकड़ी अथवा कांच या चीनी मिट्टी की एक प्लेट पर छुरी से मिलाया जाता है। इन प्लेटों और छुरियों के विभिन्न नमूने होते हैं। प्राचीन काल में सीपिया और प्यालो रंग सीपिया या प्यालो में रखे जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी होती थी। उस लकड़ी का ऐसे नोक होता था, उसे किसी पत्थर से कूच दिया जाता था और उसके बाद उसे ब्रश बनाया जाता था। तो प्रागैतिहासिक काल में तूलिका ब्रश को कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ ले तूलिका क्या है तो ब्रश है। तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के सिर को कूट कर बनाई जाती थी और जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी होती थी, उस हड्डी से में क्या करते थे? रंगों को प्याली बनाकर रंग को घोल लिया जाता था उसमें। और वाटर प्रूफ, प्रागैतिहासिक काल में रंगों को वाटर प्रूफ बनाने के लिए जानवरों की चर्बी लेते थे और उसमें रंग को मिला के उस पे पत्थर पे लगा देते थे, जिससे पानी पड़ने पे या बारिश से वो रंग बहता नहीं था, तो वो वाटर प्रूफ हो जाता था। ऑयल कलर में बाइंडर किस तरह प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल कलर में बाइंडर एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, फेविकोल, टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन से होता है, लिंसीड ऑयल से, टर्पेंटाइन से नहीं, लिंसीड ऑयल से होता है। तैल रंग का प्रयोग बाइंडर में अलसी का तेल या लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तैल माध्यम से प्रायः गिरी, गुठली अथवा बीजों से निकाला हुआ कोई ऐसा तेल प्रयोग किया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से कुछ पानी का कुछ अंश रहता है। रंग को पतला करने के लिए प्रायः तारपीन का या थिनर या पेट्रोल का, जब हम रंग को पतला करते हैं तो क्या करते हैं? तारपीन और का तेल, थिनर या पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। अब बाइंडर के रूप में क्या मिलाते हैं? अलसी के तेल को या लिंसीड ऑयल को मिलाते हैं। जल रंग का मुख्य गुण क्या होता है? तो जल रंग का मुख्य गुण पारदर्शिता होता है। जल रंग कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। जल रंग का मुख्य मूल्य क्या होता है? पारदर्शिता होता है। जल रंग में चित्रण हेतु प्रायः कागज का प्रयोग होता है। किस चीज का? जल रंग में चित्रण के लिए कागज का प्रयोग किया जाता है। चीन में रेशमी कपड़ों के लिए भी जल रंग का प्रयोग होता है। चीन में रेशमी कपड़ों पर भी जल रंगों में चित्रांकन का प्रयोग होता है। जल रंग के माध्यम से अंकित चित्रों में एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता और हल्कापन रहता है, जो आंखों को बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। जल रंग प्रायः ट्यूब और टिकिया के रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकिया के रंग उत्तम रहते हैं, क्योंकि ट्यूब में अक्सर रंग सूख जाते हैं। ये रंग प्रायः बहुत ही पारदर्शी होते हैं। जल रंग चित्रण आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। जल रंग चित्रण के पिता कौन थे? पॉल सेंट बॉय। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल रंग के आविष्कर्ता कौन थे? तो पॉल सेंट बॉय थे। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी मानी जाती है? तो सबसे उपयुक्त तुलिका सेबल तुलिका मानी जाती है। जल रंग चित्रण में लाइट टू डार्क, ये याद रखिए, जल रंग लाइट टू डार्क होता है और ऑयल कलर डार्क टू लाइट होता है। ये याद रखना है। जल हल्के से गाढ़ा और गाढ़े से हल्का, दो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। पारदर्शी पद्धति यानी जल रंग, जब हम जल रंग करते हैं, पारदर्शी पद्धति कौन सा कलर होता है? जल रंग होता है पारदर्शी। और जब हम जल रंग में चित्रण करते हैं तो उच्च प्रकाश यानी हाईलाइट को दिखाने के लिए क्या करते हैं? मध्यम तान का प्रयोग, सफेद रंग का प्रयोग, काली नहीं, कागज को खाली छोड़ देते हैं तो वहां से वो हाईलाइट हो जाता है। पारदर्शी पद्धति उच्च प्रकाश कागज को खाली छोड़कर दिखाता है। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है। जल रंग चित्रण को लाइट टू डार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइट टू डार्क के रूप में कार्य किया जाता है। जल रंग चित्रण में सफेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। जब हम जल रंग में सफेद रंग को मिला देंगे तो क्या उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाएगी और वो भी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। जब माध्यम में चित्रण हेतु प्रयोग कागज का प्रयोग होता है तो चीन में रेशमी कपड़े पर भी जल रंगों का चित्रण होता रहता है। इस माध्यम में अंकित चित्रों में एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता और हल्कापन रहता है, जो आंखों को बहुत ही रुचिकर प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी कला कौन सी होती है? मोटाई, त्रिआयामी का क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई प्लस मोटाई या ऊंचाई। तो मोटाई, चौड़ाई और लंबाई ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? त्रिआयामी कला बना देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी आकार में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी होती है। त्रिआयामी कलाएं वे कला होती हैं जिसमें त्रिआयामी रचनाएं होती है, जैसे मूर्ति, भवन। चित्रकला में त्रिआयामी भ्रम, ये याद रखना है। चित्र, पहली बात तो चित्र त्रिआयामी मूर्ति और भवन हो गया, लेकिन अगर बात चित्रकला की जाएगी तो चित्रकला में सिर्फ और सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम, त्रिआयामी भ्रम उत्पन्न किया जाता है। कभी भी चित्रकला त्रिआयामी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं मोनालिसा त्रिआयामी है, उस बात को ध्यान दें कि त्रिआयामी मोनालिसा त्रिआयामी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चित्र है वो, और चित्र कभी भी त्रिआयामी, उसमें भ्रम बनाया गया है त्रिआयामी का। तो वो इसलिए जब पूछे कि प्रभाव कैसा है तो त्रिआयामी, लेकिन वास्तव में चित्र कैसा है तो द्विआयामी है। 3D आकृति, त्रिआयामी आकृति वह है जहां आकृति के 3 आयाम होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। इसकी आयतन, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राविधिक कला कहलाती है। तो प्राविधिक कला क्या कहलाती है? सामान्य आकार रचना में, प्रमेय में, निर्मेय में, इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्मेय में हो जाएगा। प्राविधिक कला किसमें आती है? निर्मेय में। प्राविधिक कला निर्मेय को कहते हैं वास्तुविदों, इंजीनियरों, डिजाइनरों और अन्य व्यवसायिकों द्वारा मानक, ये है ये वर्ड, मानक ढंग से, जब कोई मानक ढंग से, प्रमाण से, अनुपात से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? प्राविधिक में आ जाएगा। तो वही निर्मेय हो गया कि अब वास्तुविद है, इंजीनियर है, डिजाइनर है, ये सब क्या करते हैं? किसी भी चीज को प्रमाण से, मानक से, अनुपात से काम करते हैं, तो इसीलिए ये निर्मेय में आता है। तकनीक, मानक ढंग से तकनीकी प्रयोग के लिए चित्र बनाने की तकनीक है जिसे टेक्निकल ड्राइंग या ड्राफ्टिंग कहते हैं। संगणक के आने के बाद आजकल अधिकांश तकनीकी चित्र, संगणक मतलब कंप्यूटर के आने के बाद आजकल तकनीकी चित्र कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से बनाए जाते हैं। इन प्रोग्रामों को कैड प्रोग्राम कहते हैं। मानक के अनुसार ड्राइंग में डिजाइन ऑब्जेक्ट को पूर्ण आकार, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ड्राइंग, जैसे हम किसी मानक के आधार पे किसी चित्र को इतना बड़ा बना दिया, उसके बाद जब हम उसको वास्तविकता में बनाएंगे तो उसी मानक के अनुसार बनाएंगे और वो बड़ा बनेगा। ड्राइंग किसी वस्तु में रैखिक आयामों को उनके वास्तविक आकार के अनुपात का एक पैमाना कहा जाता है। क्या पैमाना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कितने आयाम होते हैं? तो चित्र में 2 आयाम होते हैं, 2 आयामी चित्र होता है, याद रखना है। यदि हम चित्रभूमि में केवल लंबाई और चौड़ाई, कौन कौन सा 2 आयाम, लंबाई और चौड़ाई का विचार करें तो उसका अंतराल द्विआयामी होता है। यूरोप में एक सीमित युग को छोड़कर, एक सीमित युग को, ये बात याद रखिए, एक सीमित युग को छोड़कर सभी देशों और युगों को चित्रतल को द्विआयामी माने। कुछ लोगों, यूरोप के कला में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चित्र को भी त्रिआयामी बना दिया है, मान लिया है, लेकिन बाकी एक सीमित को छोड़ के बाकी सभी ने चित्रतल को द्विआयामी ही माना है। और सपाट डिजाइन की भांति ही चित्रों की रचना की गई है, सपाट डिजाइन की। क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं के प्रयोग से, ऊर्ध्व रेखाएं ये होती है, क्षैतिज रेखा ये होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं के प्रयोग से प्रायः द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न होता है। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? तो मूर्ति त्रिआयामी होती है। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो त्रिआयामी चित्रकला का पूछ रहा है, तो सबसे पहले मंडी शैली में हुआ था। चारकोल स्टिक क्या होती है? तो रंग होती है, ब्रश होता है, ब्लैक जापानी। जली हुई लकड़ी को चारकोल बोला जाता है। चारकोल स्टिक जली हुई लकड़ी होती है। लकड़ी का कोयला या कठ कोयला या चारकोल काला भूरा रसिद ठोस पदार्थ होता है, जो लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में गर्म करके, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसे जल या अन्य वाष्पीकरण पदार्थों को निकाल कर बनाया जाता है, तो उसे ऊष्मा का विघटन कहते हैं, उसी को चारकोल स्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? फ्रेस्को का अर्थ भित्ति चित्र, लघु चित्र, भित्ति चित्रण की एक विशेष पद्धति कहलाती है फ्रेस्को चित्र। अब देखिए यहाँ पे ये है कि भित्ति चित्र देख के ये नहीं कि हाँ फ्रेस्को भित्ति होती है, ऑप्शन चारों पढ़ना है। भित्ति चित्र, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्र नॉर्मल कोई चित्र हो गया कि ये जैसे मान लीजिए हम अजंता के किसी चित्र की बात करें, माता पुत्र की बात करें या राहुल समर्पण की बात करें तो वो भित्ति चित्र हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है फ्रेस्को क्या है, तो फ्रेस्को एक पद्धति है। कौन सी? चित्रण की पद्धति। तो आंसर ये सही हो जाएगा। फ्रेस्को का अर्थ है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। भित्ति चित्रों की रचना हेतु प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। इसे 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। प्रथम प्रकार में सूखी भित्ति पर खनिज रंग, कौन सी? जब सूखी भित्ति होती है यानी सूखी दीवार पर खनिज रंगों का घोल बनाकर, कौन सा रंग? खनिज रंगों का, खनिज रंगों का घोल बनाकर चित्रण किया जाता है, इसे शुष्क कहते हैं। जब खनिज रंगों के चित्रण का घोल बनाकर उस पर चित्रण करेंगे तो उसे शुष्क कहेंगे यानी सूखी भित्ति, यानी फ्रेस्को सेस्को। दूसरी विधि में आर्द्र फ्रेस्को कहते हैं, यानी गीली भित्ति पे काम करते हैं, जिसमें भित्ति पर लगाया हुआ चूने का प्लास्टर गीला रहता है। अब देखिए यहाँ चूना है, बात होती है कि जब भित्ति पर चूना लगाया जाता है तो वो गीला, पहली बात तो चूना लगा, दूसरी बात वो गीला होना चाहिए। और जब चूना और गीला रहे तो कोई ऐसा कलर नहीं लगा ले कि वो रासायनिक प्रक्रिया करके और कलर बदल दे। तो इसीलिए यहाँ पे खनिज रंगों का घोल ही लगाया जाता है और कोई भी रंग नहीं लगाया जाता। वनस्पतिक रंग तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वनस्पतिक रंग में जैसे हल्दी वगैरह आती है तो चूने में मिलकर वो कुछ रासायनिक क्रिया कर जाएगी। उक्त माध्यम के अतिरिक्त भित्ति पर टेम्परा तथा तैल माध्यमों में चित्र बनाए जाते हैं। मोम को पिघलाकर भी चित्रण किया जाता है, जिसे एनाकास्टिंग कहते हैं। द लास्ट सपर चित्र में लियोनार्डो विंची ने क्या किया था? एनाकास्टिंग विधि का प्रयोग किया था। ये याद रखिए कि विंची ने लास्ट सपर में क्या किया था? एनाकास्टिंग का। स्फुमातो का प्रयोग कहाँ किया था? तो स्फुमातो का प्रयोग इन्होंने मोनालिसा की आंखों में किया था। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा? तो शुद्ध रंगों के द्वारा, पतले रंगों के द्वारा, तान के द्वारा। जब हम किसी चित्र में तान की गहरी और हल्की रंगत को लगाते हैं तो वहां हम
परिप्रेक्ष्य की स्थिति उत्पन्न करते हैं, वहीं से क्या आता है, द्विआयामी चित्र में त्रिआयामी प्रभाव आ जाता है। रंगत के हल्के व गहरेपन का घोतक होता है। तान क्या होता है, रंगत के हल्के और गहरेपन का घोतक। तान मुख्यतः तीन भागों में, अब तान मुख्यतः तीन भागों में बांटा होता है। किसमें बटा होता है, डार्क में, सबसे पहले डार्क जिसे छाया कहते हैं, मिडल जिसे मध्यम कहते हैं, और लाइट जिसे प्रकाश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि तान को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन, डार्क, मिडल, लाइट या मध्यम, छाया, प्रकाश। तान एक क्रमिक विभाजन है, क्रम से चलता है। वह सफेद की मात्राओं के रंग में मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जो हल्का व गहरा भी बनता है। चित्र तल द्विआयामी धरातल पर तान का प्रयोग से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है, तो एक्रेलिक रंग की उसकी योग्यता क्या होती है, वो बहुत जल्द ही सूख जाता है, जल्द से जल्द सूख जाने वाला कलर एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या, योग्यता बोलिए या विशेषता बोलिए, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। या एक्रेलिक एक आधुनिक युग का आविष्कृत रेजिन माध्यम, कौन सा माध्यम, ये याद रखिए कि रेजिन माध्यम कलर है, जिसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं। कागज, कैनवास, लकड़ी और तथा भित्ति आदि में किंचित खुरदरी तथा शोषक सतह का प्रयोग में लाया जाता है। एक्रेलिक रंग बारीक पिसे हुए अत्यंत मुलायम और हल्के होते हैं, और पानी या एक्रेलिक के घोल में जल रंगों के सामने घोले जा सकते हैं। ये पारदर्शी भी होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अतः बहुत अधिक पतले घोल के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ये बहुत गाढ़े भी लगाए जा सकते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। एक्रेलिक रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में अमेरिका में लैटिन ग्रुप ने किया था, लैटिन ग्रुप और संडे पेंटर्स द्वारा। याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में सतीश गुजराल ने किया था। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चित्र पर छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है, जब किसी चित्र पर छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है, वह चित्र क्या कहलाएगा, तो वह त्रिआयामी कहलाएगा, 3D कहलाएगा, यही परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है, तो वह त्रिआयामी कहलाता है। त्रिआयामी चित्र रचना में आकृतियों को तीन आयामों में अंकित होता है। चित्र भूमि द्विआयामी होती है, इसमें केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, और त्रिआयामी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधा क्या कहलाती है। ताजी हो गया या गीली हो गया, तो ब्यूनो अभी पता है ना, जो गीली भित्ति पर ब्यूनो हो। ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि को फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं। भित्ति चित्रण की रचना हेतु प्रचलित यूरोप प्रविधि में फ्रेस्को सेस्को कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है, फ्रेस्को सेस्को या फ्रेस्को ब्यूनो। ब्यूनो को आर्द्र फ्रेस्को भी कहा जाता है। आर्द्र फ्रेस्को या ब्यूनो, जिसे भित्ति पर लगाया हुआ चूने का प्लास्टर गीला रहता है तथा खनिज रंगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि खनिज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है। संपूर्ण दीवार पर पहले साधारण प्लास्टर करते हैं और उसके ऊपर उत्तम सामग्री से निर्मित प्लास्टर पर एक परत चढ़ाते हैं, और एक अन्य प्लास्टर, जिसे इंटोनेको कहते हैं, भित्ति के केवल उतने ही भाग पर प्रतिदिन काम किया जाता है जितने भाग पर चित्र रचना संभव है। अगर मान लीजिए कि ये मेरी भित्ति है और हम सोचे कि आज हम इतने पे ही चित्र बना पाएंगे, तो हम इतने का ही प्लास्टर तैयार करते हैं। अगर इनकेस हम यहाँ तक का प्लास्टर कर दिया और इस पे चितने, तो इसको इसको नेक्स्ट डे में इसको क्या कर, उसके पूरे प्लास्टर को उखाड़ के फिर से नया बनाया जाता था। चूंकि गीला रहते हुए इस चित्र पर चित्रांकन किया था, अतः रंग इसके धरातल में प्रवेश कर जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है। बाटिक कला किस देश की, तो ये इंडोनेशिया की है, याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया की है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मूल रूप से बाटिक कला इंडोनेशिया देश की है। बाटिक कला की उत्पत्ति इतिहास के संबंध में काफी मतभेद है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसके सबसे प्राचीन नमूने पाए गए हैं, जो 12वीं शती के हैं। मध्य पूर्व में मिस्र के देशों में, टर्की, चीन, जापान, पश्चिमी अफ्रीका में भी प्राचीन बाटिक कला के नमूने मिलते हैं, किंतु भारतीय और इंडोनेशियाई वस्त्रों में जैसे कलात्मक नहीं। भारत अत्यंत प्राचीन काल से वस्त्रों पर कलात्मक छपाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत में बाटिक कला उस समय पराकाष्ठा पर थी जब यूरोप एवं अन्य देशों में इसका प्रारंभ नहीं हुआ था। कपड़े पर बाटिक विधि, इस विधि में कपड़े पर डिजाइन रेखांकित कर पिघले हुए मोम में चित्रांकन किया जाता है। चमड़े पर बाटिक क्या कहते हैं, देखिए दो तरह से, कपड़े पे भी बाटिक होता है, चमड़े पर भी। चमड़े पर मोम की जगह गोंद लगाते हैं और बाटिक के चूड़ित रंगों में स्प्रिट मिलाकर रंग भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसो चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है, तो गैसो चित्रभूमि में टेम्परा पर किया जाता है। अब गैसो चित्रभूमि पर टेम्परा विधा में चित्रण किया जाता है। गैसो होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस चीज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अथवा खड़िया को लकड़ी के खुरदुरे तल पर, एक लकड़ी लेंगे, उसका तल क्या होगा, खुरदुरा होगा, तो और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस और खड़िया को लेकर खुरदुरे तल पर जमा कर बनाई जाती है, इन दोनों को उस पर जमा दी जाती है। चित्रभूमि को क्या कहा जाता है, गैसो कहा जाता है। यह बहुत शोषक होती है। टेम्परा, चित्र बनाते समय रंगों में तेल तथा जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। त्रुटिवश अपारदर्शी पोस्टर को भी टेम्परा कहा जाता है।
त्रुटिवश जो अपारदर्शी पोस्टर होते हैं उसको भी क्या कहा जाता है, टेम्परा। जो अशुद्ध है, टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल किसी भी माध्यम में पुनः कार्य किया जा सकता है। फिर है भारतीय टेम्परा की बात, ये नॉर्मल ओवरऑल वैश्विक लेवल पर टेम्परा की बात की जाए, यहाँ भारतीय लेवल पर 16वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में मुगल तथा राजपूत शैलियों का में जिस पद्धति पर चित्र बने इसे भारतीय टेम्परा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैल रंग है, तो तैल रंग अभी हम लोग पढ़ क्या है, अपारदर्शी है। तैल रंग अपारदर्शी, तैल रंग अपारदर्शी रंग होता है और तैल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है, इसमें चमक भी रहती है, यह बहुत लोकप्रिय भी है। यूरोप में इसका व्यापक प्रचलन हुआ और आजकल यह विश्वव्यापी हो गया। तैल चित्रण हेतु विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है। भित्ति इसका सर्व प्राचीन रूप है। काष्ठ फलक, बोर्ड, गैसों आदि पर भी तैल चित्रण निर्माण माध्यम से चित्रकारी की थी। गैसों याद रखिएगा किसे कहते हैं, अभी ऊपर है पीओपी, और खड़िया की एक परत को लेकर खुरदुरे कास्ट पर जमा दिया जाता है, उसी को गैसों कहा जाता है। तैल चित्रण हेतु सर्वोत्तम भूमि कैनवास है, यद्यपि सूती अथवा रेशमी कपड़ों पर तैल चित्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका नाम क्या है, तो तैल चित्रों को, तैल चित्र ही क्या, कोई भी रंगों को जब हम जिस भी उस पे करते हैं उसको पैलेट कहा जाता है। तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उस नाम को पैलेट कहते हैं। तैल रंगों को पैलेट पर मिलाने के लिए पैलेट नाइफ का प्रयोग होता है। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है। रंगों की महोगनी की लकड़ी अथवा कांच की चीनी प्लेट पर छुरी से मिलाया जाता है, यह प्राचीन काल का है। कांच की चीनी की प्लेट और महोगनी लकड़ी की प्लेट पर पहले रंगों को मिलाया जाता था। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं के पुट्ठे के हड्डियों की प्याली बनाते थे और कोई रेशेदार लकड़ी से ब्रश बनाते थे। फिर है इम्पेस्टो क्या है, इम्पेस्टो क्या है, तो इम्पेस्टो गाढ़े रंग की मोटी परतों द्वारा रंगांकन है, यही होगा, गाढ़े रंग द्वारा मोटी परतों से रंग लगाना ही इम्पेस्टो कहलाता है। और इम्पेस्टो क्या आता है, इतने गाढ़े लगाते हैं कि ये 3D में आ जाता है। पूछता है इम्पेस्टो क्या है, 2D है या 3D है, तो इम्पेस्टो 3D है और इसके खोजकर्ता जॉन ब्रेड बाई थे। इम्पेस्टो गाढ़े रंगों की मोटी परतों में होता है। इम्पेस्टो का प्रयोग गाढ़े रंग की मोटी परतों में होता है और पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों का चित्रण करना इस प्रकार के रंगों में तूलिका एवं चाकू से किया था। इम्पेस्टो की खोज जॉन ब्रेड बाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था 1005 ईस्वी में तस आइलुन नामक व्यक्ति ने किया था। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के तस आइलुन नामक व्यक्ति को दिया जाता है। नेट वाले ये याद रखिएगा, इसे कहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कागज का आविष्कार का श्रेय चीन के तस आइलुन नामक व्यक्ति को दिया जाता है। वह प्राचीन चीन के पूर्वी हान वंश, कौन सा वंश, हान वंश के राज दरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी है। ज्ञात होता है कि तस आइलुन के पेड़ की छाल में केसन की चित्रों की मछली पकड़ने के जालों के साथ कागज बनाने के तरीके से कौन सा सन 105 ईस्वी में राज दरबार को जानकारी दी थी। भारत में कागज का प्रवेश संभवतः ईसा की 7वीं सदी से हुआ था। सबसे पहले माना जाता है कागज की 14वीं सदी में हुआ था अपभ्रंश शैली में। कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है, देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है नेगेटिव। तो टिश्यू पेपर, कागज पे भी चित्रण होता है, कैनवास पे भी होता है, कपड़े भी, लेकिन टिश्यू पेपर पे चित्रण नहीं होता है, तो टिश्यू पेपर हो जाएगा। टिश्यू पेपर चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। टिश्यू पेपर केवल टिश्यू का एक हल्का क्रेप पेपर होता है। पुनर्नवीनीकरण के कागज के गुदे से उतक बनाया जा सकता है। उतक के प्रमुख गुण अवशोषण, आधार, वजन, मोटाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है, तो जब जल रंग की पतली पारदर्शक परत होती है पर तह लगाकर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वॉश पेंटिंग। इसका मतलब होता है कि इसको एक बार लगाते हैं, वॉश करते हैं, तो फिर जब वो धुल जाता है तो दोबारा फिर लगाते हैं, देन फिर वॉश करते हैं, तो ये तय हो गई ना, एक के ऊपर एक अगेन एंड अगेन लगाने को तह कहते हैं ना, तह लगाकर किया जाता है तो वो वॉश पेंटिंग कहलाती है। जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना वॉश पेंटिंग कहलाती है। वॉश चित्र तल पर रंग की पतली पतली तह सतह लगाना, जब यह स्थानीय रूप में लगाया जाता है तो इसे स्थानीय वॉश, लोकल वॉश कहते हैं। जब संपूर्ण चित्र पर लगाया जाता है तो इसे संपूर्ण वॉश, ऑल ओवर वॉश कहते हैं। वॉश ड्राइंग आकृति में कहीं कहीं तुलिका द्वारा रंग के पतले वॉश लगाकर आवश्यक विवरणों तथा सीमाओं को रेखा द्वारा अंकित करके मिश्रित पद्धति में वॉश ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार
के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को क्या कहते हैं? जब दीवार पे प्लास्टर लगा देते हैं और वो सूख जाता है, फिर हम चित्रण बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेस्को कहेंगे ना, फ्रेस्को सेस्को। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने की विधि को सेस्को कहा जाता है। भित्ति चित्रण, जिसे इंग्लिश में म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, की रचना हेतु प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार में सूखी भित्ति खनिज रंगों का घोल बनाया जाता है। इस विधि में न रंगों में स्थायित्व रहता है, स्थायित्व नहीं होता है, न रंगों की चमक एक सी रहती है। शुष्क फ्रेस्को सेस्को कहते हैं। दूसरी विधि आर्द्र होती है और इसमें रंगों में चमक भी होता है और ये बहुत ही टिकाऊ भी होते हैं, गीली भित्ति वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम। कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर प्राइमिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे। ये एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा, नेट में तो बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन। चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग? चित्रकला के सतह का पूछ रहा है, कौन सी सतह के लिए? तो दीवार पे चित्र होती है, हाँ भित्ति चित्र, ताड़पत्र पे भी मध्यकाल में हुआ है, कैनवास पर भी हो तो सभी हो जाएगा। चित्रकला के लिए दीवार, कैनवास, ताड़पत्र सभी का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्र पर जब तक भित्ति चित्र अंकित न किया जाए तब तक वह केवल भित्ति कहलाती है, और जब उस पर चित्र बन जाए तो वो भित्ति चित्र कहलाती है। भित्ति पर अंकित चित्र को म्यूरल कहते हैं। कैनवास, बोर्ड अथवा बड़े आकार के कागज पर बने ऐसे चित्र जो भित्ति पर लगाए जाते हैं उपयुक्त हो, म्यूरल कहा जाता है। कैनवास तेल चित्रण हेतु सर्वोत्तम धरातल कैनवास है, यद्यपि सूती अथवा रेशमी कपड़े पर भी तैल चित्रण किया जा सकता है। पाल शैली में सचित्र पोथियां, अच्छे तालपत्र, तालपत्र मतलब जो पौधा होता था ताल का, उसके पत्तों पर चित्र बनाए, पत्ते या राज ताल लिखा जाता था। ये तालपत्र लगभग कितने? 22 इंच के लंबे और 22 इंच लंबे और 2 इंच चौड़े, और कहीं कहीं पे 22 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 होता है। ये मेन नाप है 22.5 इंटू 2.5, ये तालपत्र का माप है, याद रखिएगा। फिर है रंग जल उपलब्ध होते हैं। तो रंग जल किसमें उपलब्ध होते हैं? तो ये केक के रूप में, बोतल के रूप में, ट्यूब, हाँ जो जल रंग होता है वो केक के रूप में भी आता है, बोतल में भी आता है, ट्यूब में, तो सभी हो जाएगा। जल रंग उपलब्ध होते हैं केक के रूप में, ट्यूब में और बोतल में सभी। प्रायः जल रंग प्रायः ट्यूब टिकियों के रूप में आता है। ट्यूब में रंगों की अपेक्षा टिकियों में उत्तम होता है और ये पारदर्शक चमकदार होता है। पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंग में कौन सा बाइंडर? प्राकृतिक ग्लू, नहीं ग्लू, बाइंडर जो होता है, यहाँ पे ग्लू करिए, ग्लू, बांधने वाला पदार्थ, डिस्टेम्पर के कणों अथवा खनिज रंगों के कणों को बांधकर चित्रभूमि पर रोके जाने वाले पदार्थ को बाइंडर कहते हैं। गोंद, अलसी का तेल, वार्निश, सरेस, ये होता है। ठोस के कितने आयाम होते हैं? ठोस के 3 आयाम होंगे। ठोस मतलब 3D, त्रिआयामी। ठोस पदार्थ की एक अवस्था जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति है, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन होता है, प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर भी की जाती है। ठोस के 3 आयाम होते हैं। फिर है तेल चित्र में आवश्यक नहीं है। तेल चित्र में क्या आवश्यक नहीं है? चाकू, जब हम चित्र तेल रंग को नाइफ से लगाएंगे तो चाकू आवश्यक है, ईजल आवश्यक है, तारपीन, लेकिन तेल चित्रों में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तेल चित्र में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तेल चित्रण माध्यम में इस पद्धति में चित्रांकन स्थायी होता है, इससे चमक भी रहती है। यह बहुत लोकप्रिय होता है, यूरोप में इसका व्यापक प्रचलन हुआ और आजकल यह विश्वव्यापी हो गया है। तेल चित्रण का माध्यम तारपीन का तेल, अलसी का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल है, वार्निश के लिए प्रयोग किया जाता है। अलसी का तेल और तारपीन का तेल में अनुपात आधा आधा होता है। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे डिपर कहते हैं। ये लाइन याद रखिए कि डिपर क्या होता है? तो जिस बर्तन में हम तेल रंग को रखते हैं वह डिपर होता है। तेल चित्रण में सबसे उपयुक्त ब्रश कौन सा होता है? ब्रिसल तुलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार चित्रकला, भित्ति चित्रण किस सतह का प्रयोग किया जाता है? तो दीवार चित्रकला पे दीवार का ही तो प्रयोग होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल पेस्टल में यहाँ बात स्थिरता की आ रही है, फिक्स की आती है। जब किसी चीज को फिक्स करना हो, स्थिर करना हो, तो फिक्सेटिव का ही तो प्रयोग करेंगे। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए फिक्सेटिव लगाया जाता है। फिक्सेटिव चित्र बन जाने पर स्प्रे किया जाता है, जैसे आजकल फेस पर नहीं, मेकअप हो जाने के बाद स्प्रे किया जाता है। फिक्सेटिव चित्र बन जाने पर स्प्रे किया जाने वाला घोल है, या प्रायः पेस्टल रंगों द्वारा निर्मित चित्रों पर लगाया जाता है, इससे रंग स्थायी हो जाते हैं। इम्पेस्टो, पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों से चित्रण करना। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग तुलिका एवं चाकू से किया जाता है, इसी जो चाकू से इसी को नाइफ पेंटिंग भी कहा जाता है। तारपीन, सुगंध वाष्पशील तैल है, वाष्पशील तैलों में इसका स्थान सर्वोपरि है, इसे तारपीन का तेल भी कहते हैं। या चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन, जो चीड़ का वृक्ष होता है उससे जो रेजिन हो मिलता है, उसी के अवसान से इसको बनाया जाता है। कोल तार या डामर या अलग तरह काले या भूरे रंग का अत्यंत गाढ़ा द्रव होता है। जब कोक या कोयला गैस बनाने के लिए कोयले का कार्बनीकरण करते हैं तो यह एक सहुत्यार बाई प्रोडक्ट के रूप में कोलतार का प्रयोग होता है, प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहा जाता है? कपड़े पर मोम लगाने की रंगने की विधि को बाटिक कहा जाता है। कपड़े पर मोम लगाने की रंगने की विधि को बाटिक कहते हैं। और कपड़े पर बाटिक इस विधि में कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करके पिघले हुए मोम में चित्रांकन किया था। इस विधि में हल्के रंग पहले रंगे जाते हैं तथा सबसे गहरे रंग अंत में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजदीकी रेखाओं द्वारा प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे हम ऐसे 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 नजदीक बहुत करीब करीब ऐसे करें, इसको क्या कहा जाएगा? इसको हैचिंग कहा जाएगा। और इसी को जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे तिरछा करेंगे, लाइन सही नहीं हो पा रही है, इसको क्रॉस हैचिंग कहेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नजदीकी रेखा द्वारा खींचकर, तो ये हैचिंग है, और जब इस तरह आएगा तो ये क्रॉस हैचिंग हो जाएगा। नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाना हैचिंग कहलाता है। हैचिंग पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश की सृष्टि करना हैचिंग कहलाती है। परस्पर काटती हुई रेखा, अब देखिए परस्पर ये रेखाएं क्या है, ऐसे ऐसे इसको परस्पर काट रही है ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा? क्रॉस्ड हैचिंग। बिंदु वर्तना, जब हम ऐसे किसी, मान लीजिए ये है ऐसे ऐसे डॉट 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 करके शेडिंग देंगे तो इसको बिंदु वर्तना, डॉट शेडिंग या स्टेपलिंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले स्टेपलिंग कैसे कहते हैं, तो बिंदु से जो शेडिंग होती है ऐसे उसे स्टेपलिंग कहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा प्रकाश छाया देना ही अथवा रंग भरना बिंदु वर्तना कहलाता है। इंटेंगलियो किसे कहते हैं? कास्ट अथवा धातु, मतलब चाहे वो लकड़ी हो या धातु हो या लिनो हो, किसी पर भी आकृतियों को खोद कर या छील कर स्याही लगाना, जब हम उसको स्याही खोद देंगे और उत्कीर्ण कर देंगे और स्याही लगा के उससे चित्र का छापा लेंगे तो वो इंटेंगलियो कहलाएगा। लकड़ी, हाथी दांत, पत्थर आदि को गढ़ कर अलंकृत करने या मूर्ति बनाने को उत्कीर्ण या नक्काशी कहते हैं। जब हम लकड़ी ले लें, हाथी का दांत या पत्थर ले लें और उसी को थोड़ा थोड़ा तोड़ 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 के तराश करके उसको एक नक्काशी युक्त मूर्ति बना दे तो वो क्या कहलाएगी? वो इंग्लिश में कार्विंग कहलाएगी। और ये खोद के बनाने की जो टेक्निक होगी उत्कीर्ण या नक्काशी करना कहलाएगी। फिर इम्पेस्टो तकनीक की संबंधित है, तो इम्पेस्टो तकनीकी चित्रकला, लेकिन इसमें मोटे मोटे रंगों लगाए जाते हैं डायरेक्ट ट्यूब से निकाल के, इसीलिए यह 3D टेक्निक होती है। इम्पेस्टो तकनीकी चित्रकारी से संबंधित होती है। इम्पेस्टो पर्याप्त गाढ़े तेल अथवा टेम्परा चित्र रंगों द्वारा चित्रण किया था। इस प्रकार रंगों का प्रयोग तूलिका या चाकू से किया जाता है। किसी धातु या मिश्र धातु पर ढले हुए वर्णमाला के अक्षरों को टाइप कहते हैं। टाइप क्या कहते हैं? किसी धातु पर या मिश्र धातु पर जब कोई वर्णमाला को ढाला जाता है तो उसे टाइप कहते हैं। टाइप समूह बनाकर उस पर स्याही लगाकर छापने की कला को मुद्रण कहा जाता है। टाइप कला कहते हैं। छपाई की प्रमुख कला होने के नाते टाइप कला का आविष्कार मानव ने सर्वोत्तम आविष्कारों में एक है। शिल्प कला वह रूप है जो विविमी होती है या कठोर पदार्थ जैसे पत्थर, मृदु पदार्थ, प्लास्ट, आइस मटेरियल एवं प्रकाश आदि से बनाए जाते हैं। मूर्ति कला एक अति प्राचीन कला है। प्रागैतिहासिक में एकाध मूर्ति मिली है और सिंधु सभ्यता में कई मूर्तियां मिली हैं। किसी भौतिक वस्तु से निकलने वाले विकिरण को किसी संवेदनशील माध्यम जैसे फोटोग्राफी, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आदि के ऊपर रिकॉर्ड करके जब कोई स्थिर या चलायमान छवि बनाई जाती है तो उसे छाया चित्र या फोटोग्राफ कहते हैं। अब देखिए कई जगह पे लिखा रहता है कि यह छाया चित्र और छापा चित्र। याद रखिए, छाया चित्र और छाया चित्र फोटो होती है और छापा चित्र जब किसी पे हम कुछ चित्र बना देते हैं, कुछ खोद देते हैं, उस पर रंग लगा के दूसरे पे छाप देते हैं, वो छापा चित्र होता है। छाया चित्र फोटोग्राफ होता है। जहां जहां छाया और छापा चित्र लिखा रहेगा आप ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफी की प्रक्रिया कुछ सीमा तक कला भी है। इस कार्य को के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे कैमरा कहते हैं। स्केच की विशेषता क्या है? इसके स्वर पद्धति है? नहीं। निरीक्षण पद्धति है? अनेक सीमांती पद्धति, त्रिव प्रवाह पद्धति। जब हम कहीं स्केच करते हैं तो ऐसे पेंसिल से ऐसे तेज तेज शेडिंग करते करते चित्र बनाते हैं ना, तो त्रिव प्रवाह पद्धति स्केच कहलाती है। किसी वस्तु में शीघ्रता से खींची गई बाह्य आकृति प्रारूप रेखा कृति स्केच कहते हैं। सधे हुए हाथ से गतिशील, सधे हुए यानी प्रैक्टिस हाथ से गतिशील रेखा द्वारा वस्तु की आकृति को बनाना ही क्या कहलाता है? कलाकार का कौशल होता है या त्रिव प्रवाह पद्धति स्केच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रभूमि। चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? तो चित्रभूमि एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, बहु। चित्रभूमि एक आयामी होती है और उसपे जो चित्र बनता है वो द्विआयामी होता है। सॉरी, चित्रभूमि द्विआयामी होती है, एक आयामी नहीं, यहाँ ये गलत है, द्विआयामी होती है। यहाँ पे ये आंसर एक नहीं होगा, बी हो जाएगा। चित्रभूमि द्विआयामी होती है, विकल्प बी सही, जबकि आयोग ने इसका उत्तर एक माना, ये गलत है। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। बाटिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। बाटिक कला या रंगाई प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। बाटिक प्रिंटिंग में मोम का प्रयोग करके चित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केचिंग क्या है? तो आभासी रेखांकन है, पूर्ण रेखांकन है, त्वरित रेखांकन है। जल्दी जल्दी खींची गई रेखाओं से बनाए चित्र को स्केचिंग कहते हैं।
स्केचिंग है त्वरित रेखांकन, शीघ्रता से किया गया अंकन त्वरित रेखांकन कहलाता है। एक स्केच या एक तेजी से निष्पादित फ्री हैंड ड्राइंग जो आमतौर पर एक समाप्त काम के लिए अभिप्रेरित नहीं है। एक स्केच कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है या कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर सकता है जिसे कलाकार देखता है या बाद में उपयोग के लिए एक विचार रिकॉर्ड करता है। स्केचिंग सबसे सस्ता कला माध्यम होता है, इसमें सिर्फ पेंसिल की जरूरत पड़ती है। चियरोस्किरो क्या है? तो चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव नहीं, चित्र में काले रंग का प्रभाव, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची हैं। चियरोस्किरो तैल चित्रण की एक तकनीकी है जिसे पुनर्जागरण काल में विकसित किया गया था। किसने किया था? तो विंची ने, जो प्रकाश और छाया के प्रभाव को उत्पन्न करता है, जो त्रिआयामी रूपों में नाटकीय प्रभाव देता है। फिर वसली क्या है? तो वसली तकनीकी है, पद्धति है, माध्यम धरातल है। वसली धरातल है। वसली एक कागज के ऊपर दूसरी कागज की तह लगा लगा के बनाए गए मोटे गत्तेदार धरातल को वसली कहा जाता है। वसली मुगल काल में चित्रण करने का धरातल है। वसली मुगल काल में चित्रण करने का धरातल है। वसली बनाने वाला चित्र को कई कागज चिपकाकर, एक के ऊपर एक कई कागज चिपकाकर बनाई गई मोटी वसली पर चिपकता है और जिसे खत साज या नक्काशी उसके चारों ओर सुंदर बेल बूटों या खेतों या लेखों आदि से उसकी साज सज्जा करता है। जिल्द साज उसे यथास्थान मुरक्कों में लगा देता है। मुरक्को किसे कहते हैं? जो चित्रों के कई चित्रों को एक एल्बम तैयार की जाती है। मुगल चित्र भित्तियों, दीवारों या सूती कपड़े या कागज पर बनाए जाते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? लघु चित्रकला। निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा होता है? तो तैल, जल, एक्रेलिक, पेस्टल कलर क्या होता है? शुष्क माध्यम होता है। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम की श्रेणी में आता है। पेस्टल सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। प्रायः बालकों को इस माध्यम में चित्र करने का अभ्यास कराया जाता है, किंतु अच्छे चित्रकार इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल चित्रण के आविष्कारक कौन है? तो वेलिनी बंधु, कैरेची बंधु, वॉन आइक बंधु, जॉन वॉन आइक। तेल चित्रण का आविष्कार चित्रकार जॉन वॉन आइक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। तेल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति में चित्रांकन स्थायी होता है और इसमें चमक रहती है। यह बहुत ही लोकप्रिय है। यूरोप में इसका व्यापक प्रचलन हुआ है और आजकल यह विश्वव्यापी है। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अंडे को माध्यम के रूप में टेम्परा में किया जाता है। टेम्परा का माध्यम जलीय द्रव या तैलीय या अथवा मोम पारदर्शक के रूप में मिश्रण से निर्मित किया जाता है। टेम्परा का माध्यम अंडे की जर्दी, योक, संपूर्ण अंडा, होल एग, अंडे की सफेदी आदि रहती है। ग्लिसरीन तथा अलसी के तेल से भी इस प्रकार के माध्यम का निर्माण हो सकता है। दूध के रेसिन का प्रयोग भी किया जाता है। इस माध्यम को पायस कहा जाता है। कोलाज क्या है? धरातल पर मोम लगाकर नहीं, कोलाज में मोम नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। धरातल पर जल रंग नहीं, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, यही कोलाज कहलाता है। इसके आविष्कर्ता पिकासो और ब्राक होंगे, धनवादी कलाकार। कोलाज चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति कोलाज कहती है। इसमें रंगों तथा स्याही के चित्रण में रंगीन कागज, अखबार तथा फोटोग्राफ के टुकड़े, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, अनेक धातुओं की वस्तुएं लगाई जाती है। कहीं कहीं कविता आदि भी लिख दी जाती है। इम्पेस्टो क्या है? धरातल पर सघन, सघन यानी मोटा, अपारदर्शी रंगों को लगाना ही इम्पेस्टो कहलाता है। इम्पेस्टो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों से चित्रण करना है। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग तुलिका या चाकू से किया जाता है। एक कला सृजन में यांत्रिक कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? एक कला सृजन में जब हम एक कला सृजन करते हैं तो यांत्रिकी कौशल जो होता है उस कौशल को क्या कहते हैं? माध्यम, छापना नहीं, तकनीकी कहते हैं। आंसर तकनीकी हो जाएगा। कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को तकनीकी कहते हैं। यांत्रिकी तकनीक की सहायता से कलाकार विभिन्न कला का सृजन करता है। आधुनिक युग में यांत्रिक कौशल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, जिसका प्रयोग कला की हर विधा में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, भित्ति चित्रण की तकनीकी जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो गीले प्लास्टर मतलब फ्रेस्को ब्यूनो। सीधे दीवार पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। या दो प्रकार की होती है, सेस्को शुष्क और ब्यूनो गीली। फ्रेस्को ब्यूनो की वर्तमान में दो पद्धतियां हैं, इतालवी और जयपुरी, एक इटली की और एक जयपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीकी है? तो भित्ति चित्रण की फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो, ये दोनों पद्धतियां हैं। फ्रेस्को एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें
जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? तो उस पद्धति को एना कास्टिंग कहा जाता है। जिसमें रंगों के साथ रंग और मोम को मिलाकर प्रयोग किया जाता है, उसे एना कास्टिंग कहते हैं। एनाकास्टिंग शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक से हुई थी। एनाकास्टिंग पेंटिंग, जिसे हॉट वैक्स पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, इस माध्यम में पिघले हुए मोम में रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इम्पेस्टो तकनीकी रंग की मोटी परत लगाई जाती है और उसे चाकू के स्ट्रोक दिखाए जाते हैं। चित्रकार विसेंट वैन गॉग ने अपने चित्र सूरजमुखी में तेल माध्यम में इम्पेस्टो तकनीकी का प्रयोग। क्वेश्चन है, म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? म्यूरल के लिए तो म्यूरल यानी भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र कहाँ पर होता है? तो ये दीवार पर होता है। इसमें आंसर ए हो जाएगा, दीवार। म्यूरल जिसे फ्रेस्को कहते हैं, चित्रण दीवार पर की जाती है। भित्ति चित्रण म्यूरल पेंटिंग की रचना हेतु प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। प्रथम प्रकार में सूखी भित्ति पर खनिज रंगों का घोल बनाकर चित्रण किया जाता है। इस प्रविधि में रंगों में स्थायित्व रहता है और रंगों की ना हटा दीजिए यहाँ से, और रंगों की चमक एक सी रहती है। इसे शुष्क फ्रेस्को कहते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने में सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में सबसे पहले जो प्लास्टर होती है उसके परत में खड़िया चूना गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया गया था। इस गोटे को कई दिन तक अलसी के पानी में भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता है। कभी कभी छत में लगने वाले गारे में दाने की भूसी भी मिलाने का भी प्रचलन था। दूसरी विधि आर्द्र फ्रेस्को यानी फ्रेस्को ब्यूनो थी, जिसमें भित्ति पर लगाया हुआ चूने का प्लास्टर गीला रहता है हुए खनिज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है। यह विधि इटली व जयपुरी आराइशी पद्धति से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कैनवास, कपड़ा, कागज सभी पे चित्रण होता है, लेकिन टिश्यू पेपर पर चित्रण नहीं किया। तो आंसर ए हो जाएगा। टिश्यू पेपर बहुत आसान प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए एक मशीन का प्रयोग होता है, जिसकी प्रक्रिया में सबसे पहले रोल को मशीन में दिए गए रोलिंग जगह पर सेट करके यहाँ से पेपर रोल का एक हिस्सा मशीन में लगाया जाता है। कैनवास, कागज, कपड़ा सतह पर चित्रण हेतु उपयुक्त माध्यम है। कैनवास तैल चित्रण के लिए उपयुक्त माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? तो जब जल रंग की पतली पारदर्शक कहेंगे तो उसे वॉश पेंटिंग कहा जाएगा। चित्र तल पर रंग की पतली पतली सतह लगाना जब स्थानीय रूप से लगाया जाता है तो उसे स्थानीय कहते हैं, और संपूर्ण चित्र पर लगाया जाता है तो इसे संपूर्ण वॉश कहते हैं। वॉश जल रंग की पारदर्शी तकनीकी है। इसको कागज की तह लगाकर चित्रण किया जाता है। भारत में वॉश पद्धति की शुरुआत 20वीं शताब्दी में अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इनको वॉश शैली का जनक भी कहा जाता है। टेम्परा चित्र बनाते समय रंगों में तैल एवं जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहते हैं। पोस्टर पेंटिंग में एक परत में कार्य किया जाता है। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं, तो इसको फ्रेस्को सेस्को कहते हैं। भित्ति चित्रों की रचना हेतु प्रचलित यूरोपीय प्रविधि को फ्रेस्को कहते हैं। और फ्रेस्को के दो प्रकार होते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। प्रथम प्रकार में सूखी खनिज के घोल को लगाकर प्रथम सूखी भित्ति पर सूखे खनिज के घोल का चित्रण करके प्रविधि में रंगों का स्थायित्व रहता है और इसमें ना रंगों का स्थायित्व होता है और ना रंगों में चमक रहती है। लेकिन जो ब्यूनो पद्धति होती है उसमें रंगों में स्थायित्व भी होता है और रंगों में चमक भी रहती है। प्राचीन भारतीय चित्रण पद्धति में फ्रेस्को में गोबर, मिट्टी, धान की भूसी, ईटा का चूरा, गुड़, उड़द की दाल, रस तथा वज्रलेप, सरेस और बेल का गुदा आदि को मिलाकर भित्ति पर प्लास्टर किया जाता था। इस पर चूने की पुताई करने के उपरांत वनस्पति गोंद या तिलहन के बीजों को पीसकर उनका रस खनिज रंगों में मिलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चित्रित आकृति केवल लंबाई व चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है। जब चित्र आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई का दर्शन होता है, मतलब हमें दिखाई सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देता है और मोटाई का सिर्फ आभास होता है, मोटाई होती नहीं, वह क्या कहलाती है? तो वह द्विमितीय 2D कहलाती है। और जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का दर्शन होगा, तीनों दिखाई देगी, तो वह 3D हो जाएगा। क्वेश्चन है, चित्र भूमि द्विआयामी होती है, इसमें केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, गहराई या मोटाई का अभाव होता है। जब हम इस पर अंकित चित्र में केवल मोटाई, लंबाई, चौड़ाई का प्रभाव देखते हैं तो चित्र द्विआयामी होता है। जब इसमें गहराई भी दिखाना चाहते हैं तो यह त्रिआयामी प्रभाव युक्त हो जाता है। त्रिआयामी रचना में सर्वप्रथम आकृतियों को कितने 3 आयामों में अंकित करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। इस विधि को लघुतामुखी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है? पेस्टल, तेल, कागज, जल रंग। तो कागज चित्रण का माध्यम नहीं है, कागज धरातल है जिसपे चित्रण किया जाता है। कागज का चित्रण का माध्यम नहीं है। पेस्टल, तैल एवं जल रंग ये तीनों चित्रण के माध्यम है। कागज की खोज 105 ईस्वी में तस आइलू नामक व्यक्ति ने किया था। आधुनिक तकनीकी पर आधारित कागज का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर 1870 ईस्वी में कलकत्ता के निकट बाली नामक स्थान पर लगाया गया था। इसके बाद टीटागढ़ 1882 में कागज का कारखाना लगा था। पेस्टल क्या होता है? पेस्टल सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। इसके चित्रण में रंगों में किसी प्रकार के द्रव माध्यम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह शुष्क माध्यम की श्रेणी में आता है। पेस्टल रंगों के चित्रण हेतु धरातल कपड़े एवं खुरदुरे होने चाहिए। तैल रंगों की खोज 15वीं शताब्दी में आइक बंधु ने किया था। तैल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। यह पद्धति का चित्रांकन होता है, स्थायी होता है, यह अपारदर्शी होता है। तैल चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल कैनवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जल रंग। जल रंग जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सेंट बॉय ने किया था। जल रंग माध्यम में चित्रण हेतु प्रायः कागज का प्रयोग होता है। इसके लिए मोटा और कड़ा कागज, खुरदुरा कागज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर होते हैं। तो सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? तो सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं। सेट स्क्वायर जिसे ट्रायंगुलर कहा जाता है। ट्राई स्क्वायर ब्लेड की स्टॉक के साथ 90 डिग्री के कोण में रिपोर्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे ब्लेड इसके स्टॉक के साथ ही एक स्थान पर स्थित रहता है। इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर प्रायः साधारण कार्यों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तैल रंग के लिए होता है। ड्राई ब्रश का प्रयोग किसके लिए होता है? जल रंग और तैल रंग के लिए। ठीक है, फिर कारण है, ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करता है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा इसमें। ड्राई ब्रश संघात विधि द्वारा प्रयोग जल और तैल चित्रण में होता है। ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार का टेक्सचर देता है, जिसे हम पोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होती है, जिसके कारण उसे हल्की से लेकर गहरी आभा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज्यादा कठिन होता है। ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों से लिखे को मिटाना ज्यादा मुश्किल होता है। सही है। फिर है, क्योंकि रंगीन पेंसिलें क्ले, चिकनी मिट्टी और उन रंग द्रवों पिगमेंट्स का मिश्रण से बनी होती है जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। तो दोनों सही हो जाएगा कि ग्रेफाइट इजीली इरेज हो जाती है, जबकि कलर्ड पेंसिल बहुत इजीली नहीं इरेज होती है। पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का। पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। चूर्ण रंगों को किसी द्रव में मिलाकर घोल बनाकर चित्रों में लगाया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया पीवीए घोल कहलाती है। इस घोल को हल्का और संवेदनशील बनाने के लिए अमोनिया रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। जल रंग क्या होता है? जल रंग पारदर्शी रंग होता है। इम्पेस्टो क्या होता है? बहुत सघन रंग हो जाएगा इम्पेस्टो। स्टेपरिंग हो जाएगा, सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा फव्वारा। फिर है गुआश, प्रत्येक रंग के साथ सफेद रंग को मिलाना। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें सी। जल रंग पारदर्शी होता है। इम्पेस्टो बहुत सघन नाइफ से लगाया जाता है। और स्टेपरिंग सूक्ष्म छोटे छोटे बिंदुओं से जो फव्वारा, स्प्रे जिसे कहते हैं, स्प्रे हो जाएगा स्प्रे। फिर गुआश, जब किसी भी रंग में हम सफेद रंग को मिला के लगाते हैं तो वो गुआश पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेस्टो। इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित होती है? इम्पेस्टो तकनीकी चित्रकला से संबंधित होती है। इम्पेस्टो तकनीकी का प्रयोग चित्रकला में चित्रकारों द्वारा किया जाता है। इस तकनीक में तेल रहित गाढ़े रंगों को चौड़े ब्रशों या पैलेट नाइफ से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्सलिन। पोर्सलिन सफेद और सिलेटी ही पाया जाता है क्योंकि वह अत्यधिक महीन और कोमल मिट्टी होती है। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। पोर्सलिन एक प्रकार की सफेद और सुघट्ट मिट्टी होती है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट है। इसका उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने के लिए वाले समान बिजली के इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों की स्पार्क प्लग, तपसा, ईंटें इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों तैयार करने का अनुक्रम बताइए। तो गैसों कैसे तैयार किया जाता है? तो गैसों का तैयार करने का, सरेस को उबलते हुए पानी में पिघलाना। जो सरेस होता है उसको, आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। सबसे पहले सरेस को उबलते हुए पानी में पिघला लिया जाता है। फिर खड़िया का पाउडर मिलाया जाता है।
कैनवास पर पतली परत लगाई जाती है, सतह पर सैंड पेपर रेगमाल से फिर घिस दिया जाता है। यही गैसों तैयार करने की विधि होती है, इसको याद कर लीजिए। गैसों तैयार करने का अनुक्रम इस प्रकार होगा, सरेस को उबलते पानी में पिघला लिया जाता है, खड़िया का पाउडर मिलाया जाता है उसमें, फिर कैनवास पर पतली परत, उसी खड़िया की और की पतली परत कैनवास पर लगा दी जाती है, फिर सैंड पेपर या रेगमाल से उसको घिस दिया जाता है, सूखने के बाद उसको सैंड पेपर से घिस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इम्पेस्टो। इम्पेस्टो क्या होती है? तो इम्पेस्टो मोटा और अपारदर्शी हो जाएगा, वाटर कलर पारदर्शी हो जाएगा, ऑयल कलर अपारदर्शी हो जाएगा, और एक्रेलिक पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो जाएगा। इम्पेस्टो मोटा और अपारदर्शी, बी वाला आंसर सही है। वाटर कलर पारदर्शी, ऑयल कलर अपारदर्शी, एक्रेलिक पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनकाउस्टिक क्या होता है? तो इनकाउस्टिक मतलब मोम, जिसे हम इनकाउस्टिक यानी मोम। टेसेरी, टेसेरी मतलब मोजेक। कोलाज क्या है? कोलाज अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे चिपकाया जाता है धरातल पर। फिर मॉर्फिंग क्या होती है? मॉर्फिंग मतलब कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारदर्शी वाटर कलर गॉस द्वारा, गॉस को बॉडी कलर भी कहा जाता है। अपारदर्शी वाटर वाटर कलर जो गॉस होता है उसको क्या कहा? बॉडी कलर भी कहा जाता है। फिर तर्क है, शुद्ध वाटर कलर की सतह इसका माध्यम या जोड़ने वाला अभिकर्ता एजेंट गम अरेबिक है, यद्यपि अनेक गॉस पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है। तो ए और आर दोनों सही है। अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को बॉडी कलर भी कहा गया जाता है क्योंकि शुद्ध वाटर कलर की तरह इसका माध्यम या जोड़ने वाला अभिकर्ता एजेंट गम अरेबिक है, यह यद्यपि अनेक गॉस पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस्ड, हॉट एंड कोल्ड प्रेस्ड कागज दोनों का उपयोग पानी के लिए नहीं किया जाता है। ये हो जाएगा ए अभिकथन। इसका तर्क देखते हैं। तर्क है, पानी के रंगों के उपयोग के लिए एक सुदृढ़ बनावटी कागज का प्रयोग होता है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। अभिकथन में दिया गया कि हॉट एंड कोल्ड प्रेस्ड कागज दोनों का उपयोग पानी के रंगों के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। जबकि इसके इसके तर्क में दिया गया कि पानी के रंगों का प्रयोग एक सुदृढ़ बनावटी कागज बहुत सही उपयोगी, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही नहीं है, आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, आला प्राइमा एक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया था। आला प्राइमा, इस पद्धति का महान कलाकार वॉन गॉग द्वारा प्रचलन किया गया है इस पद्धति का। तर्क हो जाएगा इसका, आला प्राइमा चित्रकारी जो आमतौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होती है, इसे अपारदर्शी रंगों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा इसमें कि प्राइमा आला प्राइमा का एक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। और इस पद्धति का प्रयोग महान कलाकार किसने? वॉन गॉग द्वारा प्रचलन किया गया था। यह वाक्य के संदर्भ में दिया गया था कि आला प्राइमा चित्रकारी जो आमतौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होती है, इसमें अपारदर्शी रंगों का उपयोग होता है। कथन तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लकड़ी, पत्थर, धातु और मिट्टी, इसे मैच करना है। तो लकड़ी का मैच हम किससे करेंगे? इंटारसिया से। लकड़ी क्या हो जाएगी? इंटारसिया। पत्थर क्या हो जाएगी? रिवेलियो सिटो। धातु सीरे परदू, और मिट्टी फायरिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट्स को कहते हैं? तो डेकोपेज कहते हैं। डेकोपेज एक कला है, इसका प्रयोग साज सज्जा के लिए किया जाता है या 3D तकनीकी पर आधारित होती है। विश्व में प्रथम डेकोपेज का आरंभ मध्यकालीन फ्रांस में 12वीं शती में हुआ था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस सुंदर शैली के विकास में सहयोग दिया था। कला के संदर्भ में कलम शब्द का प्रयोग किससे होता है? तो कलम का मतलब कला के संदर्भ में शैली से हो जाता है। चित्रकला के संदर्भ में कलम शब्द का प्रयोग शैली से होता है। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में चित्रण किया जाता है? तो बाटिक विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। बाटिक चित्रण विधि, बाटिक चित्रण विधि के लिए सबसे उत्तम कपड़ा सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़े का प्रयोग करके बाटिक कला को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस कपड़े पर मोम का प्रयोग करते समय, रंगाई समय तथा कपड़े से मोम उतारते समय कोई कठिनाई नहीं होती है। बाटिक पेंटिंग किया जाता है, बाटिक पेंटिंग किया जाता है तो बाटिक पेंटिंग कपड़े पर, सूती कपड़े पर किया जाता है मोम लगाकर। बाटिक पेंटिंग
बाटिक पेंटिंग पेंटिंग की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। बाटिक पेंटिंग कपड़े पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त दीवार, कागज, चेहरा इत्यादि पर अन्य पेंटिंग का विधान है। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित किया जाती है। अब फ्रेस्को ब्यूनो विधि को कैसे परिभाषित करेंगे? ब्यूनो की गीली भित्ति की बात की जा रही है, तो फ्रेस्को ब्यूनो को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्यूनो कहलाएगा? नहीं, किसी भी भित्ति पर, कोई भी भित्ति पर नहीं, गीली भित्ति पर रंग लगाना, एक विशेष प्रकार की भित्ति पर रंग लगाना। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार के रंग का, किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगा देना ब्यूनो कहलाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। एक विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर पर, भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ब्यूनो यही होगा कि विशेष प्रकार का गीला प्लास्टर तैयार करते हैं और भूमिज और प्राकृतिक रंग को लगाते हैं, क्योंकि कोई भी रंग लगा देंगे तो यहाँ पे चूने का प्रयोग होता है, तो ये पूरा खराब हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें गीली सतह पर रंग लगाकर चित्रण को पूरा किया जाता है। इस प्रकार लगे रंग पक्के हो जाते हैं। जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं वो फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में चित्र बनते हैं, तो यहाँ पे दीवार पर गीली सतह पर चित्र बनते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में दीवार की गीली सतह पर चित्रण कार्य किया जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति जयपुर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो की कतरन। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? यहाँ फोटो है, कागज की कतरन नहीं है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो पेपर कोले, कोलाज, क्रैपिंग नहीं, मोन्ताज, फोटो मोन्ताज। जिसे फोटो की कतरन पे बनाए कहते हैं तो उसको फोटो मोन्ताज कहते हैं। यहाँ कोलाज नहीं होगा, फोटो मोन्ताज हो जाएगा। कागज अथवा कपड़े के टुकड़े को चित्र तल पर चिपका कर की गई आकृतियों को कोलाज कहा जाता है। और फोटो की कतरन को, जब हम फोटो को कई पार्ट में काट देते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग तरह से चिपका देते हैं, तो वो मोन्ताज, फोटो मोन्ताज कहलाता है। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का माध्यम कागज की कतरन है। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे कोलाज कहते हैं। फ्लेक्सोग्राफिक स्याही, कौन सी स्याही? फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो एनालाइन डाई कहा जाता है। फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को एनिलाइन डाई कहा जाता है। एनिलीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5NH2 होता है। एनिलीन का प्रमुख उपयोग डाई इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जो अपने गाढ़े नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि थिनर का प्रयोग पेंट और तथा अलसी लिनसिट के प्रयोग पेंटिंग आदि में किया जाता है। एक कलाकार का ब्रश विभक्त है, कितने भागों में विभक्त होता है? तो कलाकार का ब्रश 3 भागों में विभक्त होता है। एक कलाकार का ब्रश 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आधार के आकार के अनुसार ब्रश गोल, फ्लैट और होता है। मोटाई के आधार पर गोल ब्रश के लाइनों को आकर्षित और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंग एक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंग एक है, तो एक्रेलिक रंग जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, एक्रेलिक रंग एक जल में घुलनशील रंग है। रंग एक आभास बोध एवं मानवीय गुण है, जिसमें लाल, हरा, नीला इत्यादि होते हैं। रंग मानवीय आंखों के वर्ण क्रम से मिलने पर छाया संबंधी गतिविधियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आला प्राइमा कहा जाता है। आला प्राइमा, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्रण को पूर्ण करने की विधि को आला प्राइमा कहते हैं। यह एक पेंटिंग तकनीकी है जिसमें गीले शीट पेंट पर परतों को पहले गीले पेंट की परतों पर लगाया जाता है। तैल चित्रण में इसका उपयोग होता है।
सब सबसे अच्छा कैनवास कौन सा होता है? तो लिनन। लिनन का, जिसे पटसन भी कहा जाता है, कैनवास सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा कैनवास पटसन लिनन का होता है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। इसके ऐसे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, कागज आदि बनाने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो फ्रेस्को सेस्को पर वैक्स वार्निश फ्रेस्को सेस्को पर वैक्स वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सेस्को एक वॉल पेंटिंग तकनीक है जहां एक कार्बनिक बंधन या चूने के साथ मिश्रित पिगमेंट को सूखे प्लास्टर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे प्लास्टर के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त होता है? तो रंजित कागज। सूखे पेस्टल के लिए रंजित कागज का सबसे उपयुक्त होता है। रंजित कागज पर जल रंग का प्रयोग किया जाता है। जल रंग कई आकार के हैं। जल रंग कई प्रकार के होते हैं। ये चौड़े टुकड़ों में, ट्यूब में और कभी कभी शीशियों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? तो जल रंग में हॉट प्रेस्ड गर्म दबा हुआ, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड मध्यम ठंडा हुआ और रफ मोटा हैंडमेड पेपर, सभी प्रकार के कागज का प्रयोग जल रंग में होता है। उपरोक्त सभी जल रंग दोनों माध्यमों और परिणामी कलाकृति को संदर्भित करता है। जल रंग में हॉट स्प्रेड गर्म दबा हुआ, मीडियम कोल्ड स्प्रेड मध्यम ठंडा हुआ और एवं रफ मोटा हैंडमेड पेपर कागज का प्रयोग किया जाता है। कोलाज क्या है? तो टुकड़ों के संयोजन का प्रयोग कागज कोलाज कहलाता है। टुकड़ों के संयोजन कला को कोलाज कहा जाता है। विश्लेषणात्मक घनवाद, इसमें वस्तुओं को चिपकाकर बनाया जाता था। आज के युग में उस कला को कोलाज कला कहते हैं। कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता जॉर्ज ब्राक थे और सतीश गुजराल का यह प्रिय माध्यम था। किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? तो पेस्टल कलर के साथ हम माध्यम को नहीं रखते हैं। पेस्टल कलर के साथ माध्यम नहीं रखते हैं। पेस्टल रंग सूखा रंग होता है। पेस्टल दो प्रकार का होता है, एक डाई और दूसरा ऑयल पेस्टल रंग के साथ खुरदुरा कागज उपयुक्त होता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव का घोल लगाया जाता है। पेस्टल रंग से बने चित्रों पर कागज का फ्रेम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि में कौन सी पेंटिंग बनती है? तो यहाँ पे कोलाज बनती है। रंगीन पेपर और पेपर को पेस्ट करके, पेपर के कतरनों को काट के और पेपर को पेस्ट करके कौन सी पेंटिंग? तो कोलाज पेंटिंग बनाई जाती है। रंग और पेपर पेस्टिंग आदि कोलाज पेंटिंग बनाई जाती है। कला जगत में कोलाज एक ऐसी परिभाषित शब्द है जिसमें विविध चीजों के संयोजन से नवीन कृतियों का निर्माण होता है, जैसे मैगजीन के टुकड़े, पेपर, टेक्स्ट पेपर, रिबन, रंगीन हैंडमेड कागज, फोटोग्राफ्स अथवा उपलब्ध अन्य वस्तुएं। कोलाज द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत जॉर्ज ब्रॉक एवं पिकासो द्वारा की गई थी। अब कोलाज आधुनिक कला का विशिष्ट हिस्सा बन चुका है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कोलाज कहा जाता है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कोलाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो एयर ब्रश, सेबल ब्रश, ईजल। चीजल का प्रयोग नहीं होता चित्रकला में। चीजल जिसे छेनी कहते हैं, एक अस्त्र या एक हाथ का अंतर है जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने तथा पत्थर या धातु का कार्य करने वाले लोग करते हैं। छेनी एक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हिंदी में लकड़ी पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त छेनियों को प्राय रुखानी कहते हैं। सेबल ब्रश या सेबिल ब्रश जल रंगों हेतु प्राय सेबिल नामक हिरन के बालों की तुलिका सर्वोत्तम होती है। गिलहरी के बालों की तुलिका का भी प्रयोग होता है किंतु वह बहुत कोमल होती है। एयर ब्रश, यह एक लेटेस्ट मेकअप तकनीकी है जिससे में चेहरे पर एक प्रकार का मेकअप किया जाता है। एयर ब्रश से चित्रों पर बिंदुवत या बिंदीदार रंग कलर आ सकते हैं। ईजल लकड़ी का स्टैंड होता है। श्याम पट या कैनवास इत्यादि को रखने के लिए लकड़ी का ढांचा जिस पर चित्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर कलर को प्राकृतिक बताइए। तो पोस्टर कलर की प्रकृति अपारदर्शी होती है। पोस्टर अपारदर्शी होता है क्योंकि अपारदर्शी वो वस्तु होती है जिनके द्वारा प्रकाश समाहित हो जाता है, आगे नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? तो पेपर स्ट्रेच जल माध्यम में किया जाता है। पेपर स्ट्रेच में जल रंग का प्रयोग किया जाता है। जल रंगों में चित्र में पूर्व कागज को बोर्ड पर जमा लेने से पेपर स्ट्रेच जल रंग में किया जाता है। जल रंगों में चित्रण से पूर्व कागज को बोर्ड पर जमा लेने से कार्य सुविधा पूर्ण किया जा सकता है। इसकी कई विधियां होती हैं। कागज को गीला करके बोर्ड पर जमा लेते हैं तथा चारों ओर गोंद लगाकर टेप चिपका दिया जाता है। जल रंग के चित्रण हेतु एक फ्रेम भी आता है जिसमें लगा देने पर कागज चारों तरफ से कस जाता है। बोर्ड पर गीला ब्लॉटिंग लगाकर ऊपर कागज चिपका देने से अच्छा फ्रेम होता है। पेंसिल द्वारा रेखांकन करने के पश्चात ही कागज को गीला करना चाहिए। जल रंग प्रायः मोटा एवं कागज हेतु उपयुक्त रहता है। जल रंग के लिए मोटा एवं कड़ा कागज का प्रयोग किया जाता है जो पानी को न सोखे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया गया था? तो चीन में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया गया था। हस्त निर्मित कागज का प्रयोग सर्वप्रथम 105 ईस्वी में चीन में हुआ था। हान राजवंश के मुख्य शासक हो टिस के दरबार में तस आइलुन नामक व्यक्ति ने किया था। कागज के आविष्कार से पहले लेखन के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़ों का प्रयोग किया था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में कोलकाता में शुरू किया गया था। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण है? तो जल रंग चित्रण के लिए हस्त निर्मित कागज जल रंग चित्रण के लिए हस्त निर्मित कागज महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन में निर्मित कागज जल रंगों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रायः मोटा एवं कड़ा कागज जल रंगों हेतु उपयुक्त माना जाता है, जो पानी को न सोखे जो पानी को सोखे। चिकना, माध्यम, खुरदुरा अथवा अधिक खुरदुरा कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के धरातलों में निर्मित वॉट्समैन मार्का कागज इसके हेतु अच्छा माना जाता है। जल रंग आविष्कार 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था और इसके पिता पॉल सेंट बॉय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी होता है? तो जल रंग पारदर्शी होता है। जल रंग पारदर्शी होता है, इसमें केवल उन्हीं रंगों का प्रकार किया जाता है जिसमें खड़िया मिट्टी आदि मिश्रित ना हो, जो पर्याप्त पारदर्शक और चमकदार हो। जल रंग प्रायः ट्यूब और टिकिया के रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों में अपेक्षा टिकियों में उत्तम आते हैं। जल रंग माध्यम में चित्रण हेतु प्रायः कागज का प्रयोग होता है। चीन में रेशमी कपड़ों पर भी जल रंगों का प्रयोग होता है। इस माध्यम में अंकित चित्रों में एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता और हल्कापन रहता है, जो आंखों को बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग प्रयोग करने वाले चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकते हैं? तो सभी में। तैल रंग, एक्रेलिक और टेम्परा। जल रंग चित्रण करते समय चित्रकार तैल, टेम्परा, एक्रेलिक सभी माध्यम में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंगों की यात्रा, इसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर देते हैं। तैल रंग, तैल चित्रण माध्यम मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है, इसमें चमक रहती है। यह बहुत लोकप्रिय भी रहता है। यूरोप में इसका प्रचलन हुआ और आजकल यह विश्वव्यापी है। तैल रंग हेतु सर्वोत्तम चित्रभूमि क्या है? तो कैनवास है। टेम्परा चित्र बनाते समय रंगों में तैल या जली दोनों प्रकार के तत्वों में युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। एक्रेलिक माध्यम, यह एक आधुनिक युग में पर आविष्कृत रेजिन माध्यम होता है, जिसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं। इससे कागज, कैनवास, लकड़ी तथा भित्ति आदि के किंचित खुरदरी एवं शोषक सतह का प्रयोग में लाया जाता है। जल रंगों की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो जल रंगों की यात्रा गुफा चित्रों से शुरू हुई थी। जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। जल रंग चित्रण के पिता पॉल सेंट बॉय कहे जाते हैं। जब रंग चित्रण में मोटे कागज पर पोत का प्रभाव अधिक उभरता था, कुछ विद्वान जल रंग के पिता ड्यूरर को मानते हैं। वॉश चित्रण के आरंभ भारत में बंगाल स्कूल से माना जाता है। इसके पिता अवनीन्द्र नाथ टैगोर थे। वॉश जल रंग चित्रण एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने के बाद उसे बार बार धोना, पुनः रंग लगाना, फिर पुनः धोना वॉश पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम में प्रभावित किया जाता है? तो एक्रेलिक माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परा तकनीकी किससे संबंधित है? तो टेम्परा तकनीकी मूर्तिकला, ओपार शिल्प का नहीं, चित्रकला से। टेम्परा तकनीकी चित्रकला से संबंधित है। टेम्परा तकनीकी में चित्र बनाते समय रंगों में तैल अथवा जली दोनों प्रकार के तत्वों युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं? तो त्रिआयामी गोलाकार आकृति को रिंग रिलीफ कहते हैं। रिंग रिलीफ स्कल्पचर त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहते हैं। जो पदार्थ के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है? वह बाइंडर कहलाता है। यह एक बाइंडर या बाइंडिंग कोई भी सामग्री या पदार्थ होता है जो अन्य सामग्रियों के को एक साथ रखता है या एक साथ पूरे यंत्रवत रासायनिक रूप में असमान या असमंजस। वैक्स पेस्टल क्या है? तो मोम के साथ मिला हुआ वैक्स पेस्टल होता है। वैक्स पेस्टल मोम का 6 हाइड्रोकार्बन का एक वर्ग है जो सामान्य ताप पर सुघट्ट होता है। मोम 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक के तापमान पर पिघलकर एक निम्न श्रेणीता के द्रव का निर्माण करते हैं। मोम जल में घुलनशील लेकिन पेट्रोलियम आधारित विलायक में घुलनशील होते हैं। ड्राई पेस्टल क्या है? तो ड्राई पेस्टल तेल के बगैर, मोम के बगैर, गोंद के बगैर नहीं, इनमें से कोई नहीं। ड्राई पेस्टल इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ड्राइंग के लिए पेस्टल एक कलात्मक सामग्री है जो तेल के पेंट की तुलना में बहुत पहले विकास हुआ था। पेस्टल यानी लैटिन आटा से काम करने के लिए एक नरम और सुखद सामग्री आमतौर पर क्रेयॉन और पेंसिल के रूप में आता है। पेस्टल रंग गोल अथवा या चौकोर बत्तियों के रूप में मिलते हैं। चित्रभूमि में इन बत्तियों को घिस कर रंग भरे जाते हैं। पेस्टल रंगों में पर्याप्त चमक होती है, अथवा गहरी रंगतों या गहरे बालों वाले धरातलों को बहुत चमकते हैं। श्वेत कागज पर कार्य करना सरल होता है। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम की श्रेणी में आता है। आमतौर पर ऑयल कलर
को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो तारपीन का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तेल रंग ऑयल कलर को सुखाने के लिए तारपीन का तेल, थिनर या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी द्रव अलसी के तेल की अपेक्षा जल्दी सूखते हैं, अतः इन्हें बहुत अधिक मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा चित्र में दरारें पड़ जाती हैं, यह रंग चटक होते हैं, रंग चटक जाते हैं। तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास है, जो जूट, सन अथवा कपास के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। इस पर नमी तथा हवा का प्रभाव सबसे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल, आमतौर पर ऑयल कलर के साथ किसे मिक्स करते हैं? तो लिंसीड ऑयल को ऑयल कलर के साथ तैल कलर के साथ लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल को मिक्स किया जाता है। तैल माध्यम में गिरी गुठली अथवा बीजों से निकाला हुआ कोई ऐसा तेल प्रयुक्त किया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी का कुछ अंश रहता है और जो उचित समय पे सूख जाता है। प्रायः अलसी का तेल इसके लिए सबसे अच्छा सिद्ध हुआ है। फिल्टर किया हुआ पारदर्शी निर्वण अलसी का कच्चा तेल इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लियोनार्डो दा विंची ने बादाम के तेल आलमंड ऑयल को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया था। तेल माध्यम का विकसित 15वीं से 16वीं शताब्दी में जॉन वॉन आइक ने किया था। डच कलाकार वॉन आइक ने तेल माध्यम में चित्रांकन शुरू किया था, यह इसके आविष्कारक है। किस माध्यम को डार्क से लाइट दिखाया जाता है? तो डार्क से लाइट ऑयल कलर को दिखाया जाता है और लाइट से डार्क जल रंग को दिखाया जाता है। डार्क से लाइट तेल माध्यम में ऑयल कलर में किया जाता है। तेल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहती है। यह बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ। यूरोप में इसका व्यापक प्रयोग रहा। तेल चित्रण हेतु विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है। भित्ति इसका सर्वव्यापी प्राचीन रूप होता है। कास्ट फलक बोर्ड जिसे कास्ट फलक और फिर बोर्ड जिसे मैसोनाइट हार्ड बोर्ड कहते हैं, जो लकड़ी के बुरादों को जमा कर बनाया जाता है, मैसोनाइट एवं गैसों आदि पर भी तेल माध्यम में चित्रकारी की जाती है। इसके हेतु सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवास है। यद्यपि सूती अथवा रेशमी कपड़े पर भी तेल रंग चित्रण किया जाता है, तथापि लेनिन का कैनवास इसके हेतु अच्छा रहता है, जो जूट, सन तथा कपाल के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। इस पर नमी तथा हवा का प्रभाव सबसे कम होता है। मजबूत धागे से घने बने हुए कैनवास पर सरेस, ग्लू या वार्निश आदि का लेप कर देते हैं, इसे सीजिंग कहा जाता है। इस पर विख्यात है। तेल माध्यम में लंबे हैंडल तथा कड़े श्वेत बालों वाली चपटी तुलिकाएं भी मिलती है, जो शूकर के बालों से बनाई जाती हैं। डिपर का प्रयोग तेल रंग में किया जाता है। डिपर का प्रयोग तेल रंग में तेल रंग को रखने के लिए किया जाता है। तेल चित्रण हेतु आविष्कर्ता वॉन आइक तथा जॉन वॉन आइक बंधु ने 15वीं शताब्दी में किया था। कहा? डच, हॉलैंड या नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाज पेंटिंग क्या है? तो डिजाइन के लिए, मूर्ति शिल्प के लिए, बिना कलर के उपयोग से बनाई गई पेंटिंग, पेपर डिजाइनों के लिए। तो कोलाज पेंटिंग क्या है? तो बिना कलर के उपयोग से बनाई गई पेंटिंग कोलाज पेंटिंग होती है। इसमें कलर के पेपर्स को कटिंग को पेस्ट कर दिया जाता है बस। कोलाज पेंटिंग बिना कलर के उपयोग से बनी होती है। कोलाज में चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर बनाने की पद्धति कोलाज कहलाती है। इसमें रंगों तथा स्याही के साथ चित्रण रंगीन कागज, अखबार तथा फोटोग्राफ के टुकड़ों, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा एवं अनेक धातुओं की वस्तु पर लगाई थी। कहीं कहीं कविता आदि भी लिख जाते हैं। कोलाज का आविष्कार ब्राक ने किया था। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समीप कब का? 1912 ईस्वी का है। से बना घनवाद का प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है, जिसे पिकासो ने बनाया था। एक्रेलिक रंग एक है। तो एक्रेलिक रंग जल में घुलनशील होता है। एक्रेलिक यह आधुनिक युग से आविष्कृत रेजिन माध्यम है, जिसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं। इसे कागज, कैनवास, लकड़ी तथा भित्ति आदि पर किंचित खुरदरी तथा शोषक सतह के प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले धरातल को रेगमाल से हल्का रगड़ देना चाहिए। तत्पश्चात एक्रेलिक घोल अस्तर लगा देना चाहिए। रंगों को टेम्परा की भांति पानी के घोल में मिलाकर लगाया जाता है। सूखने के बाद यह अत्यंत कड़े हो जाते हैं और इन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इन रंगों से निर्मित चित्र तेल व वार्निश जैसी चमक नहीं होती है, किंतु रंगों की स्वच्छता तथा आभा अधिक होती है। ये रंग बारीक पिसे हुए, अत्यंत मुलायम एवं हल्के और पानी या एक्रेलिक घोल में या जल रंगों के समान घोले जा सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर की प्रकृति बनाइए। तो पोस्टर कलर अपारदर्शी होता है। गुआश रंगों की प्रकृति भी अपारदर्शी होती है। गुआश का अर्थ गाढ़ा लेप होता है। चित्रों में प्रायः प्लास्टर, तेल, टेम्परा माध्यमों में इस प्रकार के अपारदर्शी रंग लगाए जाते हैं। तेल, पोस्टर तथा टेम्परा चित्रण में अधिकतर अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने की विधि को कोलाज कहा जाता है। कोलाज को कई बार समझा चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल
तो ऑयल को किससे मिलाएंगे, तो ऑयल में लिंसीड ऑयल मिलता है, तो ऑयल को लिंसीड ऑयल। ड्राई पेस्टल को फिक्सर से मिलाएंगे। म्यूरल को मूरल, मूरल को, या म्यूरल होना चाहिए, मूरल लिखा है। गम अरबी, गम अरेबिक। और ड्राइंग को चारकोल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हल्के से गाढ़े की ओर यानी लाइट टू डार्क जल रंग होता है। फिर है गाढ़े से हल्के की ओर तेल रंग होता है। चिपकाना, कोलाज को चिपकाते हैं, और एचिंग क्या है, ग्राफिक हो जाता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनवास पर तेल चित्रण बनाने के सही क्रम, क्रोनोलॉजी बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग, फिर प्राइमिंग, पेंटिंग, तब फ्रेमिंग। सी आंसर सही हो जाएगा। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करने के लिए विख्यात हैं, तो धातु संकचन। मलार कलाकार धातु संकुचन माध्यम में काम करने के लिए विख्यात है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन तकनीकी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होती है। मीरा मुखर्जी मध्य प्रदेश के आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन तकनीकी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस सीखी। इस तकनीकी में टेक्सचर पर बहुत बल दिया जाता है। मदन भटनागर के, अब देखिए मदन भटनागर के मूर्ति शिल्प, मतलब मदन भटनागर कौन होंगे, मूर्तिकार होंगे, ये याद रखिए। फिर है अंकिता पटेल, अंकित पटेल के ब्रॉस व कॉपर से बने काइनेटिक शिल्प। तो अंकित पटेल कौन है, मूर्तिकार है। काइनेटिक शिल्पों में धीमी और चमत्कारिक गति का दर्शनी होती है। मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति, अर्जुन प्रजापति भी कौन है, मूर्तिकार है। उनकी मूर्ति कौन है, बनी ठनी, जो अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाती है। अंकित पटेल कौन है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प पे काम करते थे भारत में। और मदन भटनागर बस्तर की लोक कला से थे। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तेल के प्रयोग के प्रमाण कहां से प्राप्त हैं, तो बामियान की गुफा से। बामियान अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी गुफाएं मौजूद है, जिनमें से कुछ के में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां भी देखने को मिलती है। नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार चित्र निर्माण में तेल के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण कहां से, बामियान गुफा अफगानिस्तान से प्राप्त है। यहाँ से कुल 50 गुफाओं का पता चला, किंतु मात्र 12 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त है, जिनका निर्माण 5 से 9वीं शताब्दी ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरेक्स का। ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को कौन सी सामग्री प्रदान करती है, मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है, तो मिट्टी को हस्क शक्ति प्रदान करती है, मिट्टी को हस्क शक्ति प्रदान करती है। मलार कलाकार किसे जाने जाते हैं, तो मेटल कास्टिंग के लिए। छत्तीसगढ़ के में धातुओं को शिल्प कला में परिवर्तित करने का कार्य बस्तर की घुड़वा जाति सरगुजा के मलार, बस्तर की घड़वा जाति सरगुजा के मलार और कसेर और भेरवा जाति तथा रायगढ़ की झारा जाति, ये याद रखिएगा। सरगुजा की तीनों जातियों में मलार जाति श्रेष्ठ कारीगर माने जाते हैं। मलार जाति का व्यवसायिक देव लोहा झाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान में पकाया जाता है, क्योंकि अधिक तापमान सिलिका की विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित करता है, जो इसे अधिक सख्त और मजबूत बनाता है। बी सही है, ए और आर दोनों सही है। स्टोन वेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान पर पकाया जाता है, क्योंकि अधिक तापमान सिलिका को विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकू कोर्स ग्रेन क्ले से बनाया जाता है, जिसमें अधिक ग्रॉग और बालू के कण होते हैं। तर्क है क्योंकि यह वंचित सतह पूर्णता और शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। राकू कोर्स ग्रेड क्ले से बनाया जाता है, जिसमें अधिक ग्रॉग और बालू के कण होते हैं, क्योंकि यह वंचित सतह को पूर्णता शक्ति देता है। और ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू क्या है, तो बालू स्टोन है। बालू का संबंध स्टोन से हो जाएगा। धातु का संबंध कांसे से हो जाएगा, कांसा धातु है। पतीना, मिट्टी एक पॉटरी है और पतीना रेजिन है। तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही एज इट इज याद कर लीजिए। यहाँ धातु के साथ लिखा है रेजिन, इसको धातु के साथ रेजिन नहीं, धातु को कांसे धातु होता है। अब पतीना क्या हो जाएगा, पतीना एक रेजिन हो जाएगा, एक रासायनिक पद्धति होती है पतीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर की मिट्टी में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग करते हैं, तो ग्रीस का। प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में ग्रीस का घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्य नहीं है, तो वेजिंग, थ्रेविंग, सेटरिंग, कॉयल सामान्य। कॉयल का उपयोग टेराकोटा और सिरेमिक में नहीं किया जाता, जबकि वेजिंग, थ्रेविंग और सेटरिंग इत्यादि का प्रयोग टेराकोटा और सिरेमिक दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिंग, जिंक, वुड डस्ट और लोहा। वेजिंग का संबंध सिरेमिक, अभी ऊपर पढ़े हैं, वेजिंग का संबंध सिरेमिक से होता है।
वेजिंग का संबंध सिरेमिक से होता है। जिंक का संबंध ग्राफिक से होता है। वुड डस्ट का संबंध मूर्तिकला से, मोल्ड से। और लौह का संबंध मूर्तिकला से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत की होती है। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा इसमें। लाल मिट्टी लाल मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क एवं तर जलवायु के प्राचीन रवेदार और मूर्त परिवर्तित चट्टानों की टूटी फूट से इसका निर्माण किया था। इस मिट्टी में लोहा, चूना तथा एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुलंद बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक पाई जाती है। पोर्सिलोन, चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। तो प्रक्रिया कौन है? स्लिप कास्टिंग। पोर्सिलोन, चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल स्लिप कास्टिंग प्रक्रिया द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड कास्टिंग के सही क्रम बताइए। सैंड कास्टिंग का सही क्रम क्या है? सबसे पहले मोल्ड साचा तैयार किया जाता है, साचा तैयार करना, फिर श्लैक और टेल्कम की तह चढ़ाना, छाप लेना, पिघली हुई धातु डालना, यही सही हो जाएगा सैंड कास्टिंग का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? तो ग्रॉग से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है। मृत्तिका जिसे क्ले कहते हैं का एक व्यापक शब्द है। प्रायः 2 माइक्रोन में छोटे छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। यह मुख्यतः एल्यूमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहु सिलिकेट पॉलीसिलिकेट का मिश्रण है। मृत्तिका मुख्यतः भूरे रंग की होती है किंतु अन्य रंगों में सफेद, पीली, लाल की भी मृत्तिका पाई जाती है। यह नदियों के किनारे पर देखने में मिल सकती है। ग्रॉग नमक द्रव को मिलाने से क्ले मृत्तिका को मजबूती प्राप्त होती है जिससे कलाकृतियों को बनाने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन चित्रकारों की मूर्तियों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया जाता है। फिर है, बहुविधता और नम्यता जैसे एक्रेलिक रंगों के गुणों एवं प्रयोग धर्मिता के नए आयाम उपस्थित किए जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कास्टिंग में पैराफिन वैक्स का बी वैक्स की तुलना कम प्रयोग होता है क्योंकि पैराफिन वैक्स अधिक कठोर और भंगुर होता है। ए और आर दोनों सही है। हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम क्या है? तो हॉलो हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम है मोल्ड बनाना, मोल्ड को पकाना, रनर्स करना और कोर भरना। हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम होता है मोल्ड बनाना, फिर मोल्ड को पकाना, तब रनर्स लगाना, फिर कोर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के सेट में कौन सा सही है? तो क्ले, ग्रॉग, ब्रिक डस्ट और फायरवुड, यही सही हो जाएगा। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? स्थापना कला या संस्थापन कला या इंस्टॉलेशन कला, ये त्रिआयामी कला होती है। स्थापना कला त्रिआयामी कला होती है। स्थापना कला के अन्य नाम प्रतिष्ठापन, इंस्टॉलेशन। यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्ति कला के मूल रूप तत्वों को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप से उभर कर आई है। इंस्टॉलेशन अर्थात स्थापित करना, इस कला को हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला कहा जाता है। स्थापत्य व मूर्ति कला से साम्य रखने वाला स्थापत्य कला व्यावसायिकता के विपरीत नष्ट किए जाने वाले पदार्थों के प्रयोग से एक नवीन अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। इंस्टॉलेशन कला मुहर्रम पर ताजियों का निर्माण, दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा की सज्जित प्रतिमा, रावण का बिंब, सांझी कला आदि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर रचना की जाती है। भारत में संस्थापन कला या स्थापन कला का जन्म 1990 ईस्वी में नेकचंद द्वारा चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थों द्वारा रॉक गार्डन के निर्माण से माना जाता है। इंस्टॉलेशन के कलाकार एम.एफ. हुसैन, विवान सुंदरम, अमरनाथ सहगल, सतीश गुजराल, वेद नायर, गोगी सरोजपाल, रत्नावली कांट और शमशाद हुसैन आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
निम्नलिखित पेंटिंग मूर्ति शिल्पों में छाया चित्र को सावधानी पूर्वक अवलोकन करें और चित्र को अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है पहले, इस पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो यह पेंटिंग का माध्यम क्या? कैनवास पर तैल रंग है। ऑयल ऑन कैनवास, उपयुक्त चित्र का माध्यम ऑयल ऑन कैनवास है। ऑयल पेंटिंग बाइंडर के रूप में तैल को सुखाने के लिए माध्यम के साथ पिगमेंट की पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रकारी में तैल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? तो सर हेनरी टोंक। सर हेनरी टोंक का जन्म 9 अप्रैल 1862 ईस्वी को और मृत्यु 1937 ईस्वी में एक ब्रिटिश सर्जन, ड्राफ्टमैन, चित्रकार और कला शिक्षक थे। तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया इन्हीं के आधार पर नामित है। उनकी प्रसिद्ध कीर्तियां इस प्रकार है: द हैट शॉप 1892, सेल्फ पोर्ट्रेट 1909, सलाइन इन्फ्यूजन, द इंसिडेंट इन द ब्रिटिश रेड क्रॉस हॉस्पिटल 1915, सेंडिंग फिगर 1918, द फोर फाउंडर्स ऑफ यूसीएल 1923। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाटर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाटर कलर के जनक कौन है? तो पॉल सैंड बॉय। वाटर कलर के जनक पॉल सैंड बॉय थे। पॉल सैंड बॉय का जन्म 1731 में, मृत्यु 1809 में। ब्रिटिश मानचित्र निर्माणकर्ता और चित्रकार थे। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध चित्र इस प्रकार है: द डिस्टेंस व्यू ऑफ अ मेड स्टोन फ्रॉम लोअर वेल, अ व्यू ऑफ विंटर्स एट बॉक्सली, विंसडर कैसल, वुल्टन हॉल 1781 के, हॉर्लेक कैसल, म्यूजिक बाय मूनलाइट, द गर्ल कैरिंग अ बास्केट इत्यादि इनके चित्र हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सबसे पहले गुआश। गुआश में क्या होता है? गम अरेबिक मिला होता है। इनाकास्टिंग चित्र मोम से बना होता है। फिर है टेम्परा। टेम्परा में अंडा पीतक होता है। भित्ति चित्रण बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्र म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो म्यूरल अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। भित्ति चित्रण का प्रारंभ भारत में जोगी मारा गुफा में बनाने से माना जाता है। भित्ति चित्र या भित्ति चित्रण शब्द अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। भित्ति चित्रण दो प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेस्को चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क भित्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का क्रम चुनना, क्रोनोलॉजी बनाना है। तो अरिचियो ड्राइंग, इंटोनेको पेंटिंग, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो यह रंग को पतला करने के लिए। किस माध्यम को लाइट से डार्क प्रोसेस अपनाते हैं? हल्के से गाढ़े की ओर, तो वाटर कलर है। वाटर कलर को एक्सप्लेन कर चुके, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंग को स्थायी करने के लिए कौन सा घोल का प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सेटिव। पेस्टल कलर को स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव, पेस्टल रंगों को स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किया जाता है। पेस्टल सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। प्रायः बालकों को इस विधि में चित्रण का अभ्यास कराया जाता है, किंतु अच्छे चित्रकार भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव कैसा होता है? तो टेम्परा रंग विधि का प्रभाव अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। चित्र बनाते समय रंगों में तैल एवं जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। त्रुटिवश अपारदर्शी पोस्टर रंगों को भी टेम्परा कहा जाता है, जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों के स्थायित्व। पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फिक्सेटिव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग आता है? तो खनिज रंगों का प्रयोग आता है। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा होता है? तो भूरा और खुरदुरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? एकता, सामंजस्य, अंतराल नहीं होगा। अभी संयोजन के सिद्धांत में क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली क्या है? तो वसली कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल होता है। वसली कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल होता है। इसमें चित्रकार 3 या 4 कागजों को चिपकाकर एक मोटा कागज गत्ता तैयार करता है और उन पर गेरू रंग या कत्थई रंग से बुत बना बांधकर चित्र या सीमांकन बनाता है। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग, इंग्लिश वाटर कलर के जनक कहा जाता है? तो पॉल सैंड बॉय को। एक पूर्ण चित्र में कितने सतह हो सकते हैं? तो एक पूर्ण चित्र में 3 सतह हो सकते हैं। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड सतह हो सकते हैं। इस प्रकार है, जो अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि होते हैं। बंधक प्रयुक्त होता है, तो बंधक प्रयुक्त किसमें होता है? तो बाटिक में होता है, मोम लगाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय वॉश पेंटिंग को कितनी बार डुबोना चाहिए पानी में? तो आवश्यकता अनुसार डुबोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मोटा कागज पर। टेम्परा तकनीकी किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीकी में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। इसमें एक्रेलिक रंगों का प्रयोग होता है। इटालियन फ्रेस्को तकनीकी की पेंट तकनीकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। समान पेंसिल
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पेंसिल की कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ग्रेफाइट। सामान्य पेंसिल का निर्माण ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हीरा सबसे कठोर धातु है जिसका प्रयोग आभूषण निर्माण तथा कांच काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआश पारदर्शी प्रकृति कैसी होती है? तो गुआश की पारदर्शी अपारदर्शी होती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन अपारदर्शी नहीं होता था तो अल्प पारदर्शी किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो नो बी एच बी होती है ना पेंसिल। एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टू बी कम ब्लैक होती है, 4 बी का सबसे ज्यादा जितनी ज्यादा होगी उतना ब्लैक होगा। तो 9 बी सबसे ज्यादा मुलायम और डार्क चलने वाली होती है। पेंसिल की खोज 1660 ईस्वी में हुई थी। पेंसिल का निर्माण ग्रेफाइट से किया गया। एच सबसे हार्ड और 9 बी सबसे मुलायम पेंसिल होती है। चित्रों का निर्माण करने के लिए एचबी पेंसिल का प्रयोग किया था। स्कम्बलिंग क्या है? तो मोटे रंग की पारदर्शिता परत ही स्कम्बलिंग कहलाती है। स्कम्बलिंग तकनीक में तेल या एक्रेलिक पारदर्शी या अपारदर्शी का प्रयोग होता है। चित्रकला में बनावट या चमक बनाने के लिए एक दूसरे के शीर्ष पर रंग की दूसरे परत का निर्माण होता है या शुष्क ब्रश तकनीक के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आला प्राइमा क्या है? तो प्रत्यक्ष चित्रकला की तकनीक को आला प्राइमा कहा जाता है। किसी भी चित्र को एक बार पूरा कर देना आला प्राइमा कहता है। यह चित्रण विधि है। तैल रंग चित्रकला तकनीकी क्या है? तो गाढ़े से हल्का तकनीकी होती है। डार्क से लाइट तेल चित्रण का प्रारंभ नीदरलैंड में हुआ था। जॉन वन आइक ने किया था और इसे गाढ़े से हल्का डार्क टू लाइट लगाया जाता है। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया था? तो लघु चित्रों में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया जाता है। लघु चित्रों का निर्माण जल रंग एवं तेल रंग दोनों माध्यमों से किया जाता है। लघु चित्रों में के इन्हीं रंग को टेम्परा माध्यम में बनाकर आकर्षक पैदा किया जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति कौन सी होती है? तो गीली पद्धति होती है। इनमें से किसे ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं? तो पेंसिल को ड्राइंग माध्यम। पेंसिल ग्रेफाइट एवं कार्बन के चूर्ण से बना एक छड़ होता है जो कागज जो पर काले रंग की रेखा का निर्माण करती है। सबसे हार्ड एच होती है। कला में अधिकांश एचबी पेंसिल का ही प्रयोग होता है। कला में अधिकांश एचबी का ही प्रयोग होता है। पेस्टल एवं ड्राइंग माध्यम में चित्रों का निर्माण पेंसिल से किया जाता है। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त होती है? तो जल रंग चित्रकारी हस्त निर्मित कागज पर। जल रंग चित्र एक प्राचीन विधि है जिसमें चित्र धरातल पर एक हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सेबल हेयर ब्रश उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है? तो एक्रेलिक जल्दी से सूख जाना एक्रेलिक रंग की योग्यता है। एक्रेलिक आधुनिक युग की आविष्कृत रेजिन माध्यम है जिसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं। इसे कागज कैनवास लकड़ी तथा भित्ति आदि की खुरदुरी सतह तथा शोषक सतह पर प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले धरातल को हल्का रगड़ देना चाहिए। तत्पश्चात एक्रेलिक घोल का अस्तर लगा देना चाहिए। रंगों को टेम्परा की भांति पानी में एक्रेलिक घोल को मिलाकर लगाया जाता है। सूखने पर यह अत्यंत कड़े हो जाते हैं और इन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इन रंगों से निर्मित चित्र में तेल या वार्निश जैसी चमक नहीं होती किंतु रंगों की स्वच्छता एवं आभा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो बॉन्ड पेपर को चित्रकला में प्रयोग नहीं करते। हैंडमेड पेपर, कैंड पेपर और कार्टिज पेपर तीनों पेपर का प्रयोग चित्रकला में होता है। तैल चित्रण का माध्यम तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो अलसी का तेल है। रंगों के आविष्कार जॉन वन आइक और ह्यूबर्ट वन आइक थे। दो भाई थे जिन्होंने 13वीं से 14वीं शती में इटली में किया था। तैल चित्रण का माध्यम तारपीन तेल है। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है। तो कौन सी है वॉश? चीनी जापानी है। तकनीकी जल रंग एक विशेष विधा है जो एक धरातल पर लगाकर उसे सूखने के बाद बार बार धोना फिर धोना कहते हैं और आवश्यकता अनुसार उस पर जब तक धोया जाता है जब तक उस पर इच्छा अनुसार रंग ना आ जाए। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ओपेक क्या होता है? तो ओपेक एक अपारदर्शी रंग होता है। कोलाज क्या है? तो कोलाज कागज के साथ पोस्टर अखबारों का संयोजन टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो पेस्टल रंगों का प्रयोग बिना तुलिका की सहायता से। चारकोल क्या है? तो चारकोल एक कोयला होता है। चारकोल या कोयला या कास्ट कोयला या चारकोल काला भूरा सुछिद्रित ठोस पदार्थ है जो लकड़ी हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसे जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों से निकालकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो पेस्टल जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट होता है? तो इम्पेस्टो के लिए तैल रंग का प्रयोग इम्पेस्टो के लिए मुख्यतः तैल रंग पेंट का प्रयोग किया जाता है। इम्पेस्टो एक अन्य विधि है जिसमें कलाकार पेस्टल को इम्पेस्टो ऑयल पेंट जैसे प्रयोग करते हैं। इसके लिए कलाकार पेस्टल को मोमबत्ती से कुछ दूरी पर रखकर मुलायम करता है तत्पश्चात चित्रण करता है। इसमें रंग की एक मोटी परत धरातल पर बनाती है जिसको इम्पेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसको फ्रेस्को कहा जाता है।
ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाने वाली चित्रकारी तकनीकी को फ्रेस्को कहा जाता है। फ्रेस्को भित्ति चित्रकारी विधि है। भित्ति चित्रकारी की दो प्रचलित विधि होती है, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को ब्यूनो विधि चित्रकारी गीली भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रंग लगाकर की जाती है। सेस्को में सूखी भित्ति पर चित्रकारी, सूखी भित्ति पर चावल की भूसी, गोंद सहित गाय के गोबर के साथ की जाती है। भित्ति चित्र शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द से हुई और अंग्रेजी भाषा में म्यूरल कहा जाता है इसे। भित्ति चित्रकारी का भारत में प्राचीन उदाहरण जोगीमारा एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग टेम्परा पेंटिंग तकनीकी का सही क्रम बताइए। तो एग पेंटिंग का गैसो पाउसिंग, ड्राइंग एवं पेंटिंग होती है। टेम्परा चित्र बनाने का एक परंपरागत विधान है जो आज भी बहुप्रचलित है। टेम्परा चित्र बनने की मुख्यतः विशेषता यह कि इसमें किसी प्रकार के संश्लेषण युक्त पदार्थ के साथ जलीय रंगों का प्रयोग करते हैं। उक्त पदार्थ गोंद, अंडा, रेजिन इत्यादि हो सकता है। इसमें रंगों का पारदर्शी रूप से प्रयोग होता है। दूसरी ओर शुद्ध जलीय रंग विधान रंग पारदर्शी ही रहे हैं, परंतु यह विधान 2-250 वर्षों से चला रहा है। टेम्परा प्रणाली विश्व के सभी देशों में प्रचलित है। इसके लिए दीवार, कपड़ा, काष्ठफलक, रेशम, कागज, भोजपत्र इत्यादि वस्तु आधार होती है। एग टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम होता है गैसो, पाउसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेस्टो तकनीकी इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इम्पेस्टो तकनीकी में पानी का रंग का इस्तेमाल, एक्रेलिक तैल रंग, पानी का रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता इम्पेस्टो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेस्टो तकनीकी पानी के रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तूलिका, नाइफ और स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन और अपारदर्शक रंगों को लगाने की विधि को इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो तकनीकी आरंभिक ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रिडबाई ने किया था। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों को तूलिका के माध्यम से लगाने को ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को स्फुमातो कहते हैं। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को नाइफ पेंटिंग कहा जाता है। जल रंग के पितामह कौन थे। तो पॉल सैंड बॉय थे। जली आभा या आभा का प्रभाव कैसे आता है। तो रेजिन से आता है। एक्वाटिन में टोनल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए एसिड प्रतिरोध रेजिन का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट ग्राउंड एचिंग में एक अपेक्षाकृत विशेष नरम ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जल आभा का प्रयोग रेजिन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीकी भित्ति चित्रण से संबंधित है। तो फ्रेस्को चित्रण भित्ति चित्रण से संबंधित है। भारतीय फ्रेस्को चित्रों में कौन सा रंग सटीक सम्मिश्रण रहता है। तो चूना एवं बालू। भारतीय फ्रेस्को चित्रण में चूने एवं बालू का मिश्रण पाया जाता है। फ्रेस्को चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना, गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदुरी दीवार पर लगा दिया जाता है। इस गारे को कई दिन तक के लिए अलसी के पानी में भिगोकर तथा फूलने के लिए रख दिया जाता है। कभी कभी छत पर लगाने वाले गारे में धान की भूसी को भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेस्को की तुलना फ्रेस्को ब्यूनो ज्यादा टिकाऊ होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनो शुष्क प्रक्रिया है, जबकि फ्रेस्को सेस्को सीधे प्लास्टर पर चिपकिया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा कैसे। विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर पर भित्ति भूमिज पर प्राकृतिक रंग लगाना ही ब्यूनो कहलाता है। यही सही होगा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है। तो जयपुरी ही के समान है। टेराकोटा का तात्पर्य क्या होता है। तो जली हुई मिट्टी। इतालवी शब्द का अर्थ पकी हुई मिट्टी। इसका शाब्दिक अर्थ आग में पकाई गई किसी भी प्रकार की मिट्टी। यद्यपि साधारण प्रयोग में इसका अर्थ किसी वस्तु में लगाया जाए, जैसे बर्तन, प्रतिमा या कोई संरचना। इसे अपरिष्कृत और रंधित मिट्टी से बनाया जाता है। पकाने के बाद इनका रंग हल्का गेरू लाल हो सकता है, इसमें चमक नहीं होती है। हमारा चैप्टर माध्यम और प्रविधियां यही समाप्त होता है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।